Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn। तो डिस्कस करेंगे ये CDP यानी बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मॉक टेस्ट 2 है। इसको आप बिल्कुल पेपर में जैसे बैठे हों वैसे ले सकते हैं। साथ में एक बेनिफिट आपको रहेगा कि हर एक क्वेश्चन करने के बाद जब आप पोल में जवाब दे चुके होंगे, सही हुआ हो गलत हुआ हो, आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा उस क्वेश्चन का, बाकी ऑप्शंस का और क्या अप्रोच रहनी चाहिए पढ़ने की। वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है। नहीं तो आप चाहें तो ये सेट या मॉक टेस्ट तो हमने बैचेस में भी दिए हुए हैं, कितने प्रीवियस ईयर आपके पास सेट अवेलेबल हैं। अच्छा, एक बैलेंस्ड और एक अच्छा सेट है ना, PYQ से ही निकाला है बट बहुत अच्छा सेट है। और लेवल 1 लेवल 2 आप एक बार बैठ करके इसको प्रॉपर सॉल्व करिए। और चीज़ें, क्योंकि सिलेबस एकदम बढ़िया सेट, इसको एक अच्छा पेपर कह सकते हैं। कौन सा है वो नहीं बताऊंगी, वो बाद में बताऊंगी। पहले आप सॉल्व करिए, नहीं तो आंसर की लेके बैठ जाएंगे कई लोग। ये आपको PDF आंसर की के साथ मिल जाएगी। 2-3 PDF पेंडिंग है, वो भी मिल जाएंगे। कहाँ? टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, पोल में जवाब देंगे, साथ में कमेंट्स में बताएंगे कितना आपने स्कोर किया। अंत में 30 क्वेश्चन हैं प्रॉपर, जैसे पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फटाफट से और जवाब दीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? देखिएगा, 6 तारीख को आपकी रहेगी मैराथन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। और 6 मतलब यही सैटरडे। आज क्या है? थर्सडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जो भी है आज, है ना। आज है वेंसडे, यानी थर्सडे फ्राइडे 2 दिन बीच में है। तो सैटरडे नाइट को 9 बजे ही शुरू करते हैं हम लोग। मैराथन सेशन रहेगा आपका बाल विकास का। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज व्यूड बाय लेव वाइगोस्की एज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में सही है? एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। वाइगोस्की के दृष्टिकोण में विकास एवं अधिगम के बारे में कौन सी बात सही है? फटाफट से बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बार, कौन सी बात सही है विकास और अधिगम के बारे में? बहुत बढ़िया नुजहत। देखिएगा, तो सी ऑप्शन कह रहे हैं 52% लोग। देखते हैं। इट इज लीनियर इन नेचर। ना तो लर्निंग लीनियर होती है ना डेवलपमेंट, ऐसा कोई नहीं कहता, ना हम इसको सही मानते हैं अगर कोई कहता है। मतलब एक सीधी रेखा में नहीं होती, ये क्या है? स्पाइरल चीजें आगे पीछे होती हैं, वर्तुलाकार होती हैं, एक स्टेज में चलती हैं, फिर दूसरी स्टेज में थमती हैं, फिर और स्ट्रांग होती हैं, है ना। द रिलेशनशिप इज स्टैटिक इन नेचर। नहीं, डायनेमिक होगा, फिक्स थोड़ी है, मतलब खत्म, बिल्कुल निश्चल है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थिर है। भाई लर्निंग और डेवलपमेंट, आप कुछ सीख रहे हैं और जो एज के साथ आपका डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों चीजें मिलकर के एक डायनेमिक यानी परिवर्तनशील चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि एक 2 + 2 4 ही होगा, है ना। अगर हम बात करें, इवन अगर आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है और आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं और आपकी दिशा अगर भटक गई, तो आप कुछ खतरनाक व्यक्ति भी बन सकते हैं। तो ये स्टैटिक नहीं है, कुछ फिक्स नहीं होता। लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी पहले अधिगम होता है फिर डेवलपमेंट आता है। ये बात आज जिन्होंने वाइगोस्की पढ़ा है बैच में, आपको पता है ये बात कौन कहता है? वाइगोस्की कहते हैं। दूसरी बात है डेवलपमेंट ऑफन प्रोसीड्स लर्निंग, यानी डेवलपमेंट बहुत बार जो है लर्निंग से आता है या लर्निंग से पहले आता है। ये बात पियाजे कहते नजर आएंगे आपको, ये बात पियाजे कहते नजर आएंगे आपको। तो विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोस्की का दृष्टिकोण पूछा है, पियाजे का नहीं पूछा। अगर पियाजे पूछा होता तो आंसर हो जाता डी, लेकिन यहां पे पियाजे ना पूछ करके उन्होंने वाइगोस्की पूछा है। और मैंने आपको बताया हुआ, जब वाइगोस्की की बात आए तो आप लिख सकते हैं VLD बोले तो वाइगोस्की कहते हैं कि लर्निंग से डेवलपमेंट आता है, पहले L बाद में D। अगर पियाजे की बात करें तो PDL हो जाएगा, यानी डेवलपमेंट से लर्निंग होगी। यानी पियाजे स्टेजेस की बात कर रहे हैं कि एक एज आएगी, बच्चे की मेच्योरिटी हिट होगी, उसका जेनेटिक मेकअप जो है उसको उसकी टांगों में वो जान आएगी कि वो साइकिल सीख सके। अब वाइगोस्की कह रहे हैं कि अगर आप उसको सही माहौल दें, एनवायरमेंट दें, तो ऐसा नहीं है कि फिक्स हैं चीजें कि इसी एज में ये क्षमता आएगी। वो कह रहे हैं आप एनवायरमेंट दो, जो मोर नॉलेजेबल अदर है, ZPD है, वो सीख जाएगा। एज उनके लिए मैटर नहीं कर रही। लर्निंग मतलब एफर्ट और प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो एज हो भी गई तब भी साइकिल नहीं सीखोगे, अगर एफर्ट और प्रैक्टिस नहीं हुई है तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। वाइगोस्की कह रहे हैं लर्निंग, यानी अगर आपने एफर्ट नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो इंग्लिश चाहे आप 20 साल के हो जाए, अगर कोई भाषा है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी नहीं सीखेंगे। तो लर्निंग में एफर्ट और प्रैक्टिस लगता है, जिस चीज पे वाइगोस्की जोर देते हैं कि आप सोसाइटी में, एनवायरमेंट में क्या कर रहे हैं, एफर्ट और प्रैक्टिस करके। और फिर वो लर्निंग, जब आपने मान लीजिए इंग्लिश सीख ली, इंग्लिश एक एग्जाम्पल है लर्निंग का, आपने कोई स्किल सीख ली, लर्निंग हो गई आपकी, तो आप फिर लिटरेचर भी पढ़ेंगे उस भाषा का, आप उस भाषा में मूवीज भी देखेंगे, आप उस भाषा में बहुत सारे लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। तो क्या हो गया? आपका डेवलपमेंट फिर उस एज के अकॉर्डिंग अपने आप होगा। तो ये क्या होगा? लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी लर्निंग से डेवलपमेंट आता है। आपका जो संज्ञान भी बेहतर होगा क्योंकि आपने वो भाषा सीख ली, लर्निंग की आपने, तो अब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बेहतर हो रहा है।
तो सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, यानी आपने सीखा और सीखने से विकास होगा। विकास में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, है ना, उसमें एक चीज लर्निंग भी है कि जुड़ी हुई है कि आपके अंदर बहुत सारी चीजें, चाहे वो दिमाग का विकास हो, शरीर का विकास हो, सामाजिक विकास हो। तो लर्निंग से डेवलपमेंट वाइगॉस्की। अगर डेवलपमेंट ऑफन प्रोसीड्स लर्निंग होता तो पियाजे का अगर पूछा होता तो डी हो जाता। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इनके बारे में थॉट और लैंग्वेज को लेके भी थोड़ा क्लैश रहता है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे मैराथन में, एक सेशन में सब कुछ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, द डेवलपमेंटल थियरिस्ट हु व्यू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज हैविंग सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी। यानी नए पैटर्न के ही क्वेश्चन है, यानी प्लास्टिसिटी, यानी डेवलपमेंट को जो प्लास्टिक मानते हैं जो मनोवैज्ञानिक, कि विकास क्या है, नमनीय होता है। वो ये कहेंगे कि थ्रू आउट लाइफ प्लास्टिसिटी चलती रहती है, आर लाइकली टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ। विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, यानी प्लास्टिसिटी का संबंध किससे है। प्लास्टिसिटी का मतलब है जीवन पर्यंत आप कुछ ना, आपका ब्रेन नया सीखने की क्षमता रखता है, आपके ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो बहुत विस्फोट कर रहे होते हैं और आप हमेशा कुछ कुछ नया सीखते रह सकते हैं। तो ब्रेन हमारा कभी भी कुछ भी सीख सकता है समय के साथ, यदि आप उसको सही खाना दें ब्रेन को तो उसकी सीखने की क्षमता बनी रहेगी, है ना। तो ये क्या है, खाने का मतलब एनवायरमेंट, ठीक है ना। तो ये एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पे कि कॉन्टिन्यूअस है, जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस है। यदि उसको सही अनुभव, सही चैलेंजेस, चीजें मिलती रहें तो नमनीय है, प्लास्टिसिटी होती है आपके डेवलपमेंट में, ये कॉन्टिन्यूअस चलता है, में एनवायरमेंट का रोल ज्यादा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिसकॉन्टिन्यूटी इन दी डेवलपमेंटल प्रोसेस रेफर्स टू। अब आपको पता है कुछ लोग मानते हैं कि विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, इसमें नमनीयता होती है, जीवन पर्यंत चलेगी। कुछ लोग मानते हैं विकास डिसकॉन्टिन्यूअस है, जिसमें से एक है पियाजे, जो ये कहते हैं विकास डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेजेस में बांट दिया। वहीं वाइगॉस्की हैं जो कॉन्टिन्यूअस मानेंगे, या ज्यादातर लोग कॉन्टिन्यूअस मानेंगे। जब तक पियाजे ना लिखा हो पेपर में, आप मानेंगे कि आपका जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस है। क्या कह रहे हो भाई, टेलीग्राम पे आंसर्स ऑप्शन में ही नहीं दिया कीजिए, आंसर अलग नीचे में दे दीजिए। चलो लास्ट में टाइप करा देंगे सरफराज, आपकी आसानी के लिए, रिवीजन के लिए लिख देते हैं यार वहां पे। चलो ऐसे करा देंगे आज से। देखो एक बार, अगर हम बात करें, अच्छा नीचे लिख देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, आंसर ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, देखते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस रेफर्स टू, फर्स्ट ऑप्शन है न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। यानी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब आप जा रहे हैं तो कुछ नई नई एबिलिटीज आपके अंदर डेवलप हो रही हैं। बिल्कुल फैक्ट है ये। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है, क्योंकि स्टेज में तोड़ दिया तो हर एक स्टेज में कुछ नई चीज उभर रही होगी, उसी को डिसकॉन्टिन्यूटी कह रहे हैं हम, जैसे कि पियाजे की स्टेज में भी है। चलो फिर भी बाकी ऑप्शंस तो चेक करने पड़ेंगे। देखिए, बिना चारों ऑप्शन पढ़े एक जवाब नहीं सेलेक्ट कर लेना, चाहे आपको कितना भी ल्यूक्रेटिव, कितना भी अच्छा, कितना भी लालच लुभावना लग रहा हो ऑप्शन, कि हाँ ये सही तो है, लेकिन चारों ऑप्शन नहीं पढ़े, चारों में से बेस्ट चाहिए हमको, ठीक है ना। नेगेटिव ब्रेक्स इन दी डेवलपमेंटल प्रोसेस। देखो, नेगेटिव ब्रेक्स नहीं होते। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये नहीं नकारात्मक कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव ब्रेक आते रहते हैं, उसको डिसकॉन्टिन्यूटी कह रहे हैं, नहीं। आ डाउनवर्ड नेगेटिव ट्रेंड के मतलब, तो पियाजे ने ये थोड़ी कहा है, पियाजे डिसकॉन्टिन्यूअस मान रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट आपका खराब की तरफ जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरफेरेंस इन दी डेवलपमेंटल प्रोसेस के, इंटरफेरेंस हो रहा है विकास की प्रक्रिया में, हस्तक्षेप है, कुछ रुकावट है, ऐसा भी नहीं है स्टेजेस का मतलब, बल्कि हर स्टेज में बेहतर होता जा रहा है व्यक्ति, ठीक है ना। तो न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। यानी हर एक स्टेज में एक नया तरीका, एक नई एबिलिटी आ रही होगी, है ना। अगर हम माने यहाँ पे 1 मिनट देखेंगे एक डायग्राम की मदद से, जल्दी में नहीं रहेंगे, है ना। इधर लिखते हैं पियाजे, इधर लिखते हैं पियाजे, और यहां लिखते हैं वाइगॉत्स्की। पियाजे कह रहे हैं विकास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझना है, विकास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। ये जन्म से 2 वर्ष इतनी चीजें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीख रहा है, एक्टिविटी करेगा, अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपने कानों से सोचेगा, लिटिल साइंटिस्ट है ही। फिर इस स्टेज से इससे अगली स्टेज में गए तो क्या हुआ, अब उसमें ईगोसेंट्रिज्म है, एनिमिज्म है ना, सिंबॉलिक थॉट आ गया, सिंबल से सीखने लगेगा 2 से 7 में, प्री ऑपरेशनल। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशन में और लॉजिक भी आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेज में नई चीजें उभरी, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ गई, अमूर्त चिंतन भी आ गया, इंडक्टिव लॉजिक यहां आ गया। तो हर स्टेज में नई चीजें उभर के आ रही हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब यही है ना, कि ये SPCF, यानी ये जो 4 स्टेजेस हैं पियाजे की,
ये जो 4 स्टेजेस हैं पियाजे की, ये बता रही हैं कि विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है और एक सर्टेन स्टेज तक हाईएस्ट डेवलपमेंट मेंटल जो है वो हो जाएगा। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यही कहता है। हर स्टेज में नई चीजें उभर के आ रही हैं, यहाँ पे अलग, फिर 2 से 7 में अलग क्षमताएं आ रही हैं, यहाँ पे लॉजिक आ जाएगा लेकिन कॉन्क्रीट चीजों के बारे में इंडक्टिव थिंकिंग आएगी, फिर लास्ट स्टेज में फॉर्मल में डिडक्टिव भी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी है, हाइपोथेटिको भी है। हर स्टेज में नई चीजें निकल करके आ रही हैं। जबकि वाइगॉस्की कह रहे हैं यार ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है, इसमें कोई स्टेज के हिसाब से उभरने वाली बात नहीं है, ये तो सोशल इंटरेक्शन और जो भी पीयर ग्रुप है ये है वो है, मोर नॉलेजेबल अदर है उससे सीख रहे हैं। ठीक, तो डिसकॉन्टिन्यूट यहां पे तो लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट का मतलब है कि हर स्टेज में कुछ नया उभर रहा है, न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। आप सेम चीज को अलग दृष्टि से हर बार, जैसे जैसे 2 से 7 वर्ष का बच्चा एक गिलास 2 गिलास को अलग तरीके से देखेगा कि भाई ये 200 ml पानी है, 200 ml इसमें भी जा सकता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी 7 से 11 में, तो नई नई चीजें उभर के आती हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, ये कहेगा अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। इंपॉर्टेंट है ये, अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग और चाइल्ड रियरिंग इज बेस्ड ऑन, यानी हम जनरली जो है 3 से 4 स्टाइल्स पढ़ते हैं टीचिंग में भी, और आपका टीचर का भी स्टाइल और पेरेंट्स का भी स्टाइल कि पेरेंटिंग यानी बच्चे को बड़ा करने के जो तरीके हैं, ठीक है ना, जिसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देती हूं। समझते हैं कहानी क्या है। बफरिंग यार यहां से तो नहीं होती है, पता नहीं आप लोग को कैसे फेस करनी पड़ती है। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली, अथॉरिटेटिव, ये बेस्ट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग मानी जाती है, यानी सबसे बेहतर जो स्टाइल है पेरेंटिंग में बच्चे को पालन पोषण की बच्चे की, वो यही है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेरियन नहीं है, वो एकदम नेगेटिव होती है, वो हिटलर शाही होती है। अथॉरिटेटिव वो स्टाइल है पेरेंटिंग की जहां डिसिप्लिन भी है और जहां केयर भी है, यानी कंट्रोल भी अप है और केयर भी अप है, यानी कंट्रोल भी ज्यादा है, डिसिप्लिन भी है, ऐसा नहीं है पता ही नहीं आपको बच्चे कहां जा रहे हैं, और केयर भी है, यानी आप डिस्कशन करके रूल सेट होते हैं, बच्चों की भी उसमें भागीदारिता है किसी बात को मानने में कि अच्छा आपको ये करियर चूज करना है, तो डिस्कशन हो रहा है, लॉजिक निकल करके आएगा, बच्चे के पक्ष को सुना जाएगा, पेरेंट्स के पक्ष को सुना जाएगा, डिसिप्लिन भी है, और तब जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा, इसलिए ये बेस्ट माना जाता है। मेकिंग डिसीजंस फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप हैं वो कह दिया ना कह दिया वाले पेरेंट। कौन? अमिताभ बच्चन, किसके? कभी खुशी कभी गम के, है ना। तो उस केस में अथॉरिटेरियन हो जाएंगे आप, अथॉरिटेटिव नहीं बचेंगे, फिर वो हिटलर शाही अधिनायकवादी कह देते हैं, अथॉरिटेरियन हो जाएंगे फिर आप, ठीक है। अगर हम बात करें नॉट लिसनिंग टू अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी अथॉरिटेरियन ही है एक तरह से, कि आप खुद ही डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए। मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स फ्रॉम द चाइल्ड, ये भी फिर अथॉरिटेरियन ही है। एंगेज इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग वेरेवर पॉसिबल, अथॉरिटेटिव का मतलब यही है कि जहां भी संभव हो बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। अच्छा तुमको लगता है कि 10 बजे आना ठीक है, तो आप बता रहे कि नहीं बेटा सेफ नहीं है, फिर आप कहेंगे कि पापा ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, तो 70 चीजों पे डिस्कशन होगा। फिर अच्छा क्या होगा कि ठीक है अगर तुम्हें कभी काम है, ठीक है 12 बजे आना पड़ रहा है और हम सेफ एरिया में नहीं रहते और आप एक फीमेल हैं, तो पापा कहेंगे चलो मैं लेने आ जाऊंगा 12 बज रहे हैं, तो है ना। तो ये बीच का रास्ता निकाला गया, यानी दोनों डिस्कशन करके एक जगह तक पहुंचे, ठीक है ना। क्लियर है बात? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब पेरेंटिंग स्टाइल पे एक बार बात कर लेते हैं, और टीचिंग स्टाइल पे भी एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। देखिए पेरेंटिंग स्टाइल की अगर बात करें कि बच्चे को पालने की, तो एक तो है अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव इंग्लिश में याद रखिएगा प्लीज, है ना। अभी मैं लास्ट टाइम कह रही थी हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल ही लेकर के चलती हूँ, और फिर भी कई लोग इतने दुखी हो जाते हैं जिसकी हद नहीं है। अथॉरिटेटिव की अगर हम बात करें तो अथॉरिटेटिव जहां पे कंट्रोल भी है, यानी डिसिप्लिन भी है और केयर भी है, यानी केयर भी अप है और कंट्रोल भी अप है, इसीलिए इसको बेस्ट कहा जाता है कि बच्चे और पेरेंट मिलकर के एक डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों की चल रही है या सिर्फ पेरेंट्स की चल रही है, ठीक है जी। अथॉरिटेरियन क्या है? पा के नाम से मैंने आपको ये याद कराया हुआ है, याद हो तो आपको, ये इस पे अलग से एक वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पे भी पेरेंटिंग स्टाइल का, ये कई बार पूछा जाता है कई बार नहीं। अथॉरिटेरियन में क्या है, ये उल्टा लिख दिया, अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन में क्या है भाई? अथॉरिटेरियन होता है अधिनायकवादी, जिसको हम कहते हैं एकदम हिटलर शाही, वो कभी खुशी कभी गम के अमिताभ बच्चन टाइप्स। ये कंट्रोल तो बहुत ज्यादा है, कंट्रोल तो प्लस में है, कंट्रोल तो अप है, लेकिन केयर की प्रॉब्लम यहां पे थोड़ी हो जाती है, केयर दिखती नहीं है पेरेंट की, है मन में वो एक अलग बात है बट दिखती नहीं है, ठीक। फिर आ जाता है परमिसिव स्टाइल, ना तो ये पेरेंटिंग में अच्छा है ना पढ़ाने के तरीके में, यानी टीचिंग मेथड में भी ठीक नहीं है परमिसिव होना। परमिसिव स्टाइल का मतलब है आपको पता ही नहीं आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, नहीं ये तो पता है आपको,
आपको बेसिकली बच्चों की चलती है, जैसा उनका मन कर रहा है वैसा वो कर रहे हैं, कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो परमिसिव में केयर इतनी ज्यादा होती है, मोह, ये एक तरह से धृतराष्ट्र वाला स्टाइल हो गया। महाभारत देखिए ना, तो वो धृतराष्ट्र का जो स्टाइल है वो परमिसिव ही है। ये जो महाराज धृतराष्ट्र है वो बिल्कुल पुत्र मोह में अंधे हैं एकदम, है ना, कि दुर्योधन जो कहे सब चलता है। तो यहां पे केयर तो बहुत ज्यादा है, हाय रे मेरा पुत्र, लेकिन डिसिप्लिन या कंट्रोल जीरो है। ठीक है ना, कंट्रोल माइनस में है, केयर बहुत ज्यादा है, तो उस केयर के चक्कर में बच्चों की ही चल रही होती है। फोर्थ ऑप्शन है, जबकि एक उम्र तक बेसिक डिसिप्लिन चाहिए। अगर हम बात करें, फिर लास्ट आता है आपका इग्नोरेंट, जिसको हम कह देते हैं, या नेग्लेक्टफुल स्टाइल। ये पेरेंटिंग का स्टाइल है कि आप कौन सा स्टाइल से बच्चे को पाल रहे हैं। नेग्लेक्टफुल होता है, पता ही नहीं है इनका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, कहां रहता है, टाइम पे चेक पहुंच जाता है बस, है ना। वो अमीर परिवारों के बच्चे देखे होंगे आपने मूवीज में, कि पापा जो है बस एटीएम है, पैसा पहुंचा देते हैं, बाकी पापा से ना बात करने की फुर्सत है और ना ही ये पता है कि बच्चा कौन से स्कूल में। अरे ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी वो एनिमल मूवी आई थी ना, तो वो लास्ट में कह रहे होते हैं रणबीर कपूर कि आपको तो ये भी नहीं पता था मैं कौन से कॉलेज में पढ़ रहा हूं, ये वो। तो वो नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है कि आपकी केयर भी जीरो, मतलब केयर भी कम है और कंट्रोल भी कम है ना। तो ये 4 स्टाइल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। क्लियर है बात? नहीं यार, मैं तो कोई क्लास भी डिलीट नहीं हुई यूट्यूब से नरेश, मतलब बहुत पुराने कुछ वीडियो, इस बार तो अभी तक तो कोई वीडियो नहीं हटी है। क्लियर है बात? तो ये एक बेसिक बात हो गई। अब टीचिंग की अगर मैं बात करूं, बेस्ट कौन सा है इसमें? अथॉरिटेटिव बेस्ट है, क्योंकि यहां कंट्रोल भी है, केयर भी है, बच्चे की भी सुनी जा रही है और पेरेंट्स भी एक डिसिप्लिन क्रिएट कर पा रहे हैं। टीचिंग स्टाइल भी यही बेस्ट है कि जहां पे टीचर की भी है चलती और थोड़ा सा केयर भी है। हालांकि टीचिंग स्टाइल में हम फैसिलिटेटर मानते हैं टीचर को, ठीक है ना। परमिसिव, नेग्लेक्टफुल, अथॉरिटेरियन, ये सब गड़बड़ है। ऑटोक्रेटिक नहीं होना है आपको एज अ टीचर। ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि ये ऑटोक्रेटिक जहां लिखा मिल जाए समझ जाओ नेगेटिव है, यानी एक व्यक्ति ही चल रही है, मतलब सिर्फ टीचर की चल रही है क्लास में या फिर सिर्फ पेरेंट्स की चल रही है। चलिए, अथॉरिटेटिव इज गुड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे कि जॉइंट डिसीजन मेकिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और समझिए। अगर आप ये मॉक टेस्ट भी अच्छे से समझ पा रहे हैं ना, तो आधी टेंशन तो आपकी वैसे खत्म हो जाएगी पेपर में। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल चेंज टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शंस। यानी जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया में निम्न में से किस विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है। यानी जो डेवलपमेंट है पूजा, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमाग के विकास की बात कर रहे हैं पियाजे, इसको आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह लो, आप इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास कह लो, संज्ञानात्मक विकास कह लो, है ना, इसको आप मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास कह लो, कि बच्चे का दिमाग कैसे 4 स्टेजेस में विकसित होता है, ये बात पियाजे करते हैं। तो कौन सी प्रोसेस है डेवलपमेंटल चेंज की? डेवलपमेंटल चेंज की कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा कॉग्निटिव फंक्शन, यानी आपका जो स्कीमा है, स्कीमा मतलब जो ब्रेन में भरी हुई चीजें हैं, वो अपडेटेड रहता है या चेंज हो पाता है? एक्सपीरियंस एंड सोशल ट्रांसमिशन नहीं, अडेप्टेशन की प्रक्रिया है जिसमें आता है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन किसके अंदर आते हैं? अनुकूलन यानी अडेप्टेशन के अंदर, कि या तो आप कुछ जोड़ते हैं अपने स्कीमा में जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, फिटिंग समथिंग न्यू इनटू योर प्रीवियस स्कीमा। स्कीमा होता है जो प्रीवियस नॉलेज, आपका पूर्व ज्ञान है आपके दिमाग में, जैसे स्टोरेज है बेसिकली आपके ब्रेन की, जैसे आपके फोन में स्टोरेज होती है कि आपने, ठीक है, एक नंबर था आपके पास, उसमें किसी और व्यक्ति का, मतलब सेम व्यक्ति का, मान लीजिए आपकी मदर के पास एक फोन नंबर है, आपके पास ऐड है आपके स्कीमा में, आपने एक और नंबर मम्मी ने लिया और आपने ऐड कर लिया उसी में, है ना, माँ 1 या माँ के अंदर ही आपने ऐड कर लिया उसको, एक स्कीमा में एसिमिलेट कर लिया। एकोमोडेट करना क्या है? जब आप पुराना नंबर डिलीट कर रहे हैं और एक नया नंबर लेकर के आ रहे हैं, यानी प्रीवियस स्कीमा में आपने मॉडिफिकेशन किया है, चेंज किया है। तो ये है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, जिसको अडेप्टेशन की प्रक्रिया में डालेंगे हम, और अनुकूलन, ठीक है ना। मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस का यहां सेंस नहीं बनता, क्योंकि कॉग्निटिव फंक्शन को बैलेंस करने के लिए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ही एकमात्र सही तरीका यहां पे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि अ 5 year old चाइल्ड, एक 5 साल का बच्चा है, वॉज गिवन 10 पेबल्स, 10 उसको कंकड़ दिए गए, पत्थर दिए गए खेलने के लिए, पिट्ठू बोलते हैं ना जिनको हम। शी पुट द पेबल्स इन डिफरेंट फॉर्मेशंस, फॉर एग्जांपल अ शॉर्ट लाइन, अ लॉन्ग लाइन, यानी 10 पत्थर दिए गए, पहले एक छोटी लाइन बनाई पास रख के, फिर एक बड़ी लाइन बनाई दूर दूर करके, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कंजर्वेशन के कई प्रकार होते हैं, फिर और एक बड़ी लाइन बनाई, एक पत्थर 10 पत्थर लेके सर्कल बनाया उनसे, यानी अलग अलग शेप क्रिएट करने की कोशिश बच्ची कर रही है। शी काउंटेड दीज पेबल्स रिपीटेडली,
अब वो यहाँ इस लाइन में भी पत्थर गिन रही है, फिर इसमें, फिर सर्कल में गिन रही है कि 10 ही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव स्कीमास इज शी अटेम्प्टिंग टू अटेन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है, कि वो अलग अलग शेप में उन 6 पत्थरों को रख के, 10 पत्थरों को रख के, और ये देखने की कोशिश कर रही है कि ये सेम ही है क्या, ये 10 पत्थर ही है क्या, ज्यादा कम तो नहीं हुए शेप के बदलने से। ये क्या है, सीरिएशन है। सीरिएशन तो घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में होता है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते हैं। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस होता है ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, जो रीजनिंग टाइप की चीजें होती हैं, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो वो भी नहीं है। नॉमिनल स्केल, यानी कोई नॉमिनल स्केल की वैल्यू की बात हो रही है, सांकेतिक मापदंड है ये, नहीं, ऐसा थोड़ी कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना मान लिया है यहाँ पे, नहीं। कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स है। कंजर्वेशन कई प्रकार का होता है। कंजर्वेशन ऑफ शेप्स हो सकता है कि वो अलग अलग शेप में चीजों को समझने की कोशिश कर रही हो। उस दिन बताया था कई प्रकार के कंजर्वेशन होते हैं। तो ये संख्या का संरक्षण है कि उसको लग रहा है ये 10 ही रहेंगे क्या, है ना, कि ये 10 एक एक के सिक्के हैं, इनको छोटी लाइन में रखूं, पास पास रखूं, दूर दूर रखूं, इनका सर्कल बना दूं, रहेंगे 10 ही। तो कंजर्वेशन ऑफ नंबर। कंजर्वेशन क्या है, जब आपको पता चले शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी या वॉल्यूम चेंज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, और ये कब आता है, सीसीएस 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीडिएटेड बाय। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है। संज्ञानात्मक मतलब आपके दिमाग का विकास, आपकी समझ का विकास, उसके लिए किसकी आवश्यकता है एज पर वाइगोस्की, बताइएगा एक बार फटाफट से। पहला ऑप्शन है, आपको पता है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ये 3 SCL, जैसे BPL कार्ड होता है ऐसा हमने SCL कार्ड बनाया हुआ है वाइगोस्की के लिए, याद रखने के लिए, है ना। इसका ऐसा कुछ नहीं कि हम BPL से कुछ और कहना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे हम याद रखने के लिए हमारा निमोनिक है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। तो SCL मतलब कल्चरल टूल, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इनमें से कुछ होगा। के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या जरूरी है, ये 3 मुख्य चीजें हैं। तो सांस्कृतिक औजार लिखा हुआ है, ये ऐसे ही आया हुआ था पेपर में, या सांस्कृतिक यंत्र कह सकते हैं, यानी कल्चरल टूल क्या हो सकते हैं, हमारे त्योहार हो सकते हैं, हमारी संस्कृति में चलने वाले ग्रंथ हो सकते हैं, हमारा रहन सहन हो सकता है, बहुत सारी चीजें कल्चरल टूल्स में आती हैं। हमारी किस्से कहानियां हो सकती हैं, किंवदंतियां हो सकती हैं, ठीक है जी बात। तो ये एक बेसिक सी बात है। CDP में 26 से 28, हिंदी इंग्लिश में 20 के अप्रॉक्स, और मैथ साइंस में 45 अप्रॉक्स आता है प्रीवियस ईयर सॉल्व करने पे, लेकिन कॉन्फिडेंस डाउन है। तो कितना हो गया भाई, है ये बताओ। 70 इधर हो गया और ये 90, मतलब 90 के पार जा रहे हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी आप नंबर मत गिनो, अभी आप ये देखो जहां गलती हो रही है उसको सुधारना है ना। मॉक टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं करनी। मॉक टेस्ट का इस्तेमाल बस इसलिए करो कि पेपर टाइम पे निपट जाए अभी के लिए, क्योंकि अभी आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है, बजाय कि ये देखने के नंबर कम हो रहे हैं कि ज्यादा। एनालिसिस करो उसका। सांस्कृतिक औजार यानी कल्चरल टूल्स, बात तो सही लग रही है, फिर भी पढ़ेंगे बाकी ऑप्शंस। कल्चरल मोड्स, कल्चरल सिग्निफायर्स, डेरिवेटिव्स, सब फालतू बातें हैं। कल्चर क्या है, कल्चरल टूल्स, जिसमें भाषा हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। चलिए खैर, लैंग्वेज को भी उन्होंने टूल कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम ZPD कहते हैं। देख लो आजकल जब से पेपर ऑनलाइन हुआ और इस बार ऑफलाइन वाले में भी 4 से 5 4 क्वेश्चन थे वाइगोस्की पे, सीधे सीधे एक सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस वाइगोस्की को लेके आते हैं, है ना। तो इनकी थियरी को अच्छे से समझना जरूरी है। डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू, यानी जो ZPD होती है, ZPD क्या होता है, वो दायरा संभावित विकास का क्षेत्र। क्या आप खुद से सॉल्व करते थे तो आपके 20 नंबर आते थे 30 में से। अब आपने जब मॉक टेस्ट देना शुरू किया, एनालिसिस करना शुरू किया, थियरीज पढ़ी लेट्स लर्न पे आके, नोट्स पढ़े फ्री, या बैच में आपने एडमिशन लिया, तो आपको टीचर की मदद मिली और आपके नंबर 28 आ रहे हैं अभी, जैसे कोई बता रहा था। तो इसका मतलब आप में पोटेंशियल है, 28 और 30 नंबर लाने की संभावना है यदि मदद मिल जाए। तो ZPD वो दायरा है जो आप खुद से कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और किसी की मदद से कर सकते हैं। उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं। कोलैबोरेटिव डायलॉग यानी सहयोगात्मक संवाद, वो ZPD में मदद करेगा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेंड्यूरा की थियरी है, यहां कोई रोल नहीं है इसका। रिवर्सिबल थिंकिंग का भी यहां कोई रोल नहीं है। एक्सपोजिटरी टीचिंग नेगेटिव होता है कि भर दिया आपने दिमाग में कुछ। तो वाइगोस्की के अनुसार एक ही ऑप्शन है जहां ग्रुप में सीख रहा हो बच्चा, जहां एक्टिव हो, वो है कोलैबोरेटिव संवाद यानी सहयोगात्मक अधिगम, कि बच्चे ग्रुप में एक दूसरे से मदद ले रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ZPD वो जो दायरा बढ़ता जाएगा, जितनी संभावना है वो बेहतर होती जाएगी सीखने की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे भी कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट रुकना, पोल मत देना, देखना एक बार। अगर हम वाइगोस्की की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2-3 वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। जब वाइगोस्की की थियरी की बात हो तो SCL तो आपको पता ही है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये टूल्स हैं बहुत महत्वपूर्ण।
फिर ZPD आपको पता है वो दायरा जहां संभावना है सीखने की। स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प की प्रोसेस है, मचान जिसको कह देते हैं हम। स्कैफोल्डिंग देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर। ये स्कैफोल्डिंग दी कहां जाएगी? MKO के द्वारा ये दी जाएगी ZPD में, उस दायरे में जो संभावना है सीखने की। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? हिंट देना, क्लू देना, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना। और क्या है? बच्चे जब ग्रुप में सीख रहे हो, अपने पीयर्स के साथ सीख रहे हो, है ना, कोलैबोरेट करके सीख रहे हो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सहयोग कर रहे हो, जहां जरूरत पड़े कोऑपरेशन की तो कोऑपरेशन ले या दे रहे हो, तो कोऑपरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग, ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको वाइगोस्की के साथ जोड़ के रखने हैं कि सहयोग करना, ग्रुप में एक्टिव रहना, सोसाइटी कल्चर के माध्यम से सीखना, ये सब मतलब वाइगोस्की की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कहता है द स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी एज गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग इज मार्क्ड बाय, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? आपको पता है 6 स्टेजेस हैं कोहलबर्ग की थियरी में, जो उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास की थियरी दी है कि क्या सही क्या गलत। अब उसमें जो 5वीं स्टेज है, जो सेकंड लास्ट, जिसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कह देते हैं जिसको हम, उसके बारे में कौन सी बात सही है? A free agreement to follow a social contract for the benefit of humanity, यानी एक मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना। क्या ऐसा है वहां पे कि मानवता की भलाई के लिए सिर्फ निभाना है 5वीं स्टेज में? नहीं, वहां पे अगर बहुत लोगों का भला नहीं हो रहा किसी नियम से, तो उस नियम को बदला जा सकता है, ऐसा 5वीं स्टेज कहती है कि भाई अगर 3 तलाक वाला लॉ ठीक नहीं था समाज के लिए तो उसको बदल सकते हैं। या अगर हम इस सती प्रथा की बात करें तो बेशक वो लॉ था समाज में, लेकिन वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के हक में नहीं था, तो उसको बदला गया। तो लॉ समाज के लिए हैं और वो बदले जा सकते हैं, ये 5वीं स्टेज कहती है। ठीक है ना? तो ये तो गलत हो गया, ऐसा थोड़ी कि फ्री छोड़ दो, चलने दो। अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, ये 6th स्टेज में होता है कि आप एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन यहां 5th लेवल पे अगर समाज के लिए सही नहीं है कोई नियम तो उसको बदला जा सकता है, इस पे विचार होता है ना? तो ये 6 की बात हो जाएगी। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, यानी ऐसे रूल्स बनने चाहिए जो आचार संहिता के परे हो। अब एथिक्स और मॉरलिटी में क्या डिफरेंस है, बहुत ही शॉर्ट में समझ के चलेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, है ना? अच्छा क्वेश्चन है ये। द नीड टू अपीयर टू बी अ गुड पर्सन, अच्छा तो गुड बॉय नाइस गर्ल हो जाएगा वो तो, ठीक है ना? कई लोग हैं जो इसमें बी के पीछे पड़े हुए हैं, बी कह रहे हैं ऑप्शन। देखो बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि बियॉन्ड आप फ्री क्या कर रहे हैं, फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स, कि जो चल रहा है कंडक्ट उसको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या ये सही है क्या ये गलत है, ये 6th स्टेज की तरफ इशारा करता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, के ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे नियमों को प्रतिपादित कर रहे हैं जो चल रहा है समाज में, है ना, उसके परे हो। खैर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलेंगे एक बार। यहां हम एथिक्स और मॉरलिटी की बात कर रहे थे। एथिक्स की बेसिकली सिंपल बात यह है कि जो चीजें चल रही हैं समाज में, एक एथिकली अगर हम देखें, अगर हम भारत में देखें तो एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी, जिसको हम कहते हैं कि हम परिवार को साथ लेके चलते हैं, है ना। और अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देख लें तो उनको कहा जाता है कि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, वहां पे इंडिविजुअल की लाइफ ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिवार के ऊपर इंडिविजुअल है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारी कंट्री में अगर किसी माँ बाप को अगर वृद्ध आश्रम भेज दिया जाए तो हम उसको एथिकली गलत मानते हैं। यानी जो सोसाइटी का कलेक्टिविस्ट व्यू है, वो जो सेट प्रिंसिपल्स हैं उनको हम एथिक्स कहते हैं। मॉरलिटी की अगर हम बात करें तो मॉरलिटी पर्सनल चॉइस हो सकती है किसी के लिए, जो मान लीजिए कोई अगर वृद्ध आश्रम भेज रहा है तो हो सकता है उसकी पर्सनल वैल्यू में उसको वो गलत ना लग रहा हो, है ना। तो वो एथिकली रॉन्ग हो गई वो चीज, क्योंकि एज अ सोसाइटी हम उस चीज को गलत मानते हैं, वो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। बट एक पर्सनल लेवल पे मॉरली एक व्यक्ति के लिए वो चीज सही हो सकती है। तो इस चीज का यहां पे एक ऐसे फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स, ऐसे रूल्स बनाना जो एथिक्स के परे हो। यानी मान लीजिए अगर समाज का भला नहीं हो रहा, आपने कुछ एथिक्स ऐसे बनाए हुए हैं, तो उसके आगे भी जाकर के आप रूल्स क्या कर सकते हो, फॉर्मुलेट कर सकते हो, नए रूल्स को लाया जा सकता है यदि पुराने रूल्स से भला ना हो रहा हो तो। यही बात अभी हम सती प्रथा में भी कर रहे थे, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ प्रोग्रेसिव एजुकेटर नीड टू एम्बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स विद इन अ क्लासरूम। एक प्रगतिशील शिक्षिका यानी एक ऐसी टीचर जो समय के साथ आगे बढ़ रही है, जो जॉन डुई को मानती है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को मानती है, लर्नर सेंटर्ड या बाल केंद्रित शिक्षा को प्रमोट करती है, जो आज के समय की शिक्षिका है। वो एजुकेटर जो बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहती है एजुकेशन को,
तो प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? यदि आप एक मॉडर्न टीचर कह लीजिए आप, कि जहां पे जो रिलेशनशिप है बच्चों के साथ वो फ्रेंडशिप का भी है, वो केयर का भी है ना, वो फैसिलिटेटर का भी रोल है आपका, सुविधादाता जो एनसीएफ कहता है। एम्पैथी, हाँ एम्पैथी होनी चाहिए कि आप बच्चे के दर्द समझ सकें, ठीक है ना। कंट्रोल बहुत बेहतर हम नहीं मानते, बट चलो इसको अभी ठंडे बस्ते में रखते हैं कि देखेंगे, इस पर रिव्यू करेंगे। केयर पॉजिटिव है, ये हमें थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। चलो एम्पैथी ठीक है, कंट्रोल अगेन और डिसिप्लिन दोनों साथ में दे दिए। डिसिप्लिन एक बार को हम कह सकते थे, बट कंट्रोल तो अब हमें पता लग गया कि भैया नेगेटिव ही जा रहा है। एम्पैथी, रियलनेस और केयर, कोशिश करनी है डिसिप्लिन, कंट्रोल, ये सब चीजों से बच सकें अगर हम, तो ज्यादा बेहतर। डिसिप्लिन एक बार को फिर भी ठीक था, कंट्रोल नेगेटिव वर्ड है। कंट्रोल का मतलब है आप चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से चीजें हो, जबकि डिसिप्लिन है एक तरह से कि जो चीजें नीडेड हो वो हो। तो समानुभूति यानी बच्चे के, एक होती है सिंपैथी को नहीं लेके चलना हमें क्लासरूम में, चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशनल सिंपैथी है, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, बेचारे बच्चे, तुम्हें चोट लग गई, ये हो गया, मतलब आप बस दिखा रहे हैं कि हाँ आपको केयर है। एम्पैथी है कि टू पुट योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज, मतलब आप खुद को दूसरों के जूतों में रख के देख रहे हैं, दूसरे की सिचुएशन में रख के देख रहे हैं कि आपके साथ अगर ये होगा तो कितना आपको बुरा लगेगा। तो एम्पैथी ज्यादा बेहतर है, तभी आप बच्चे को समझ पाते हैं। रियलनेस की अगर हम बात करें, वास्तविकता, झूठ नहीं, और परवाह, केयर तो टीचर में होनी ही चाहिए। टीचर का काम ये नहीं है, आप किसी कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे हैं, आप लाइफ के साथ डील कर रहे हैं, जब स्कूल में हैं या लर्नर्स के साथ आप डील कर रहे हैं। तो एम्पैथी, रियलनेस और केयर ये टीचर में होने चाहिए, अगर वो एक प्रोग्रेसिव टीचर है तो। ठीक, एम्पैथी, रियलनेस और कंट्रोल नहीं, कंट्रोल यहां पे फिर नेगेटिव हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने आई थिंक दिया भी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है, फटाफट से बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई लोग फंसेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कंसर्न्स, ये अच्छा खासा हार्ड पेपर कह सकते हो आप इसको। मेजर कंसर्न्स अबाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट। आज का सेट एकदम बैलेंस सेट है और बिल्कुल एक अच्छा सेट उठाया है। इसमें अगर आप 25 के आसपास नंबर ला रहे हैं तो मुझे लगता है आप पेपर में गड़बड़ नहीं करेंगे। कई लोगों को इजी लग सकता है जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी हो, लेकिन ये एकदम बैलेंस्ड है, सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, कुछ आसान होते हैं, ज्यादातर आपके क्या कहते हैं उसको, मॉडरेट होते हैं, तो उसी तरह का है। अगर आप यहाँ पे 25 प्लस ला रहे हैं तो आप मान के चलिए पेपर में गड़बड़ नहीं होगी आपसे, इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो गई है, आप निकाल देंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। देखिएगा एक बार कौन सा जवाब सही होगा, फटाफट से समझते हैं। फटाफट से चलते हैं। अरे मैराथन होगी 6 को, उसमें कोलबर्ग वगैरह सब कर लेंगे, डोंट वरी। देखिएगा एक बार, कोलबर्ग से एक क्वेश्चन आता है, बाकी इस बार 2 आ गए थे। देखिएगा सी ऑप्शन 35% लोग कह रहे हैं, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंटेलिजेंस कोशेंट, आईक्यू के बारे में, जो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू है, टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम बुद्धि को मेजर करने के लिए, मापने के लिए करते हैं। मेजर कंसर्न्स क्या है इसके बारे में, यानी बच्चे की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू टेस्ट, बुद्धि लब्धि जिसको हम कहते हैं, का इस्तेमाल करने के लिए मुख्य सरोकार क्या है, कंसर्न क्या है, चिंता क्या है कि इससे दिक्कत क्या आ सकती है आईक्यू स्कोर से। इंस्टेबिलिटी ऑफ स्कोर, ऐसा हो सकता है कि एक स्केल पे आईक्यू ये हो, दूसरे पे ये हो, संभावना है इंस्टेबिलिटी की, बात सही है। कल्चरल बायस इन टेस्ट, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है आईक्यू टेस्ट की, कि अगर वेस्टर्न कंट्री में, अमेरिका में कोई टेस्ट बनाया गया तो हो सकता है कि वहां के लोग जो हैं उनकी चीजों को, उनके कल्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो, तो वो कल्चर बायसनेस, या किसी और देश में बनाया तो वहां के कल्चर का उस पर प्रभाव ज्यादा हो, तो उस कल्चर के लोग तो उसमें जवाब अच्छा दे पा रहे हैं क्योंकि वो उसी में रहते हैं। लेकिन अगर कोई इंडियन व्यक्ति है वो टेस्ट अटेम्प्ट करेगा तो गड़बड़ हो सकती है, उसके नंबर कम आ सकते हैं, आईक्यू स्कोर वहां कम हो सकता है। तो कल्चर न्यूट्रल टेस्ट बहुत कम होते हैं, कल्चर फ्री टेस्ट होता है एक, आपको याद होगा रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, रेवंस प्रोग्रेसिव टेस्ट, वो कल्चर फ्री टेस्ट है। कुछ ही टेस्ट ऐसे होते हैं जो कल्चर फ्री होते हैं, यानी जिन टेस्ट पे कल्चर का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं तो ज्यादातर आईक्यू टेस्ट जो है कल्चरली बायस पाए जाते हैं। जिस कल्चर ने बनाए हैं, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, उस कल्चर की तरफ ज्यादा झुके हुए होंगे, उस कल्चर के लोग अगर उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे ज्यादा नंबर लाएंगे। बाकी कोई और कल्चर कर रहा है तो हो सकता है वो उतना अच्छा बेहतर परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा। तो कल्चर बायस पाया जाता है आईक्यू टेस्ट में, ये बात सही है। प्रोडक्ट ओरिएंटेडनेस ऑफ टेस्ट, नंबर पे ध्यान है, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान नहीं है। जो हार्वर्ड गार्डनर कह रहे हैं कि भाई आईक्यू कोई इकलौता मेजर नहीं है, कोई सही तरीका नहीं है। ऐसे तो अगर हम देखें तो टीचर्स ने तो कह ही दिया था आपका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है थॉमस एल्वा एडिसन के लिए, तो फिर तो उनको तो छोड़ देना चाहिए था क्योंकि नंबर नहीं ला रहे थे या क्लास में पढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन वो स्कोर के बावजूद भी ब्रिलियंट था ना वो व्यक्ति, तो गिफ्टेड हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस्ड है, प्रोडक्ट फोकस्ड है ये टेस्ट, के नंबर कितने आए, कितना स्कोर है।
लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन, खूब धड़ल्ले से लेबलिंग होती है कि ये गिफ्टेड, ये बिल्कुल स्लो लर्नर, ये इडियट 0 से 25 वाला, है ना। तो आईक्यू में लेबलिंग खूब ठप्पे लगाए जाते हैं, ये वीक, ये फलाना। तो चारों ही बातें जो है सही है। ये कंसर्न है कि अगर इन सब चीजों का ध्यान ना रखा गया तो आईक्यू टेस्ट फेलियर ही साबित होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका मतलब ये नहीं फेलियर ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन है। एन एक्सपीरियंस ऑफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस विद इन अ क्लासरूम अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर रेफर्स टू। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं? 8 प्रकार की बुद्धि हम पढ़ते हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। मैराथन में और इस पे अपडेटेड बात करेंगे। अगर हम देखें यहां पे तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतरव्यक्तिक बुद्धि, वैसे अंतःव्यक्तिक होना चाहिए तो इसको इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना। और एक होती है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल अंतर्व्यक्तिक, ये अंतःव्यक्तिक होनी चाहिए। तो अगर हम देखें इंट्रापर्सनल का मतलब है स्वयं को जाना, इंट्रा का मतलब है विद इन द इंडिविजुअल, इंटर का मतलब है जैसे इंटर स्टेट बस चलती है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलती हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक। या इंट्रा की बात हो रही है तो स्वयं, सेल्फ की बात हो रही है, बच्चे के खुद के बारे में, ठीक है ना। तो ये गार्डनर रेफर्स टू एबिलिटी टू हैंडल सोशल सिचुएशंस वेल, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग एंड रिदम्स ऑफ अदर्स स्पीच, ये लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, भाषिक बुद्धि है। नॉलेज ऑफ वंस ओन कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आप खुद को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, खुद के इमोशंस, खुद की भावनाएं, खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस, ये है इंट्रापर्सनल, यानी आप खुद को जानने में। सेल्फ, इंट्रा का मतलब ये सेल्फ, विद इन द इंडिविजुअल। एप्रिशिएशन ऑफ एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी, वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हो जाएगी। चलिए खैर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इस बार भी इंट्रापर्सनल पे क्वेश्चन आया हुआ था, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द रोल ऑफ अ टीचर विद इन द क्लासरूम इज टू एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स रिलेटेड टू जेंडर। भाई जेंडर के बारे में, जेंडर के संदर्भ में या लिंग के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए, किस चीज के लिए मोटिवेट करे टीचर अगर जेंडर कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है? बताइए एक बार। जेंडर टाइपिंग के लिए, तो जेंडर टाइपिंग एक नेगेटिव चीज है। जेंडर टाइपिंग क्या है कि आप समाज में जो चीजें चली आ रही हैं उनको उन्हीं में बांध रहे हो, टाइप कर रहे हैं बच्चे के दिमाग में वो रोल्स कि मम्मी तो रोज झाड़ू लगाती है, सुबह उठ के काम करती हैं, है ना, खाना भी मम्मी बनाती हैं। तो जब वो यही देखेगा बच्चा तो रोल्स तो टाइप हो ही जाएंगे, है ना, कि लड़कियां तो लंबे बाल ही रखती हैं सिर्फ, तो रोल्स क्या होंगे, टाइप हो जाएंगे दिमाग में जेंडर के प्रति। पापा बाहर का काम करते हैं, पापा तो घर पे हाथ भी नहीं हिलाते हैं। ये क्या है, जेंडर टाइपिंग हो रही है। जेंडर टाइपिंग का मतलब क्या है कि आप जो रोल्स चले आ रहे हैं उनको दिमाग में बच्चे के टाइप कर रहे हैं, जैसे आप कोडिंग करते हैं किसी कंप्यूटर में। तो ये एक नेगेटिव बात है, इससे स्टीरियोटाइप प्रमोट होगा, ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है। स्टीरियोटाइप क्या है, जो चला आ रहा है कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियां कमजोर होती हैं, ये सब क्या है, स्टीरियोटाइप्स हैं, रूढ़िबद्धताएं हैं जो समाज में चली आ रही हैं, जिनके पीछे कोई खास लॉजिक होता नहीं है। जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर कॉन्स्टेंसी होती है लिंग स्थिरता या लैंगिक स्थिरता। 3 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चों को ये समझ आ जाता है, जैसे मैं अपने कपड़े बदल सकता हूं वैसे मैं अपना जेंडर नहीं बदल सकता, यानी मैं मेल से फीमेल और फीमेल से मेल ऐसे नहीं बन सकता, जैसे चुटकी बजा के, मतलब जैसे मैं कपड़े बदल सकता हूं, है ना। बाद में आज के समय पे साइंस बहुत सारी चीजें कर रहा है, वो एक डिफरेंट चीज है, बट जेंडर कॉन्स्टेंसी का मतलब ये है कि जेंडर कॉन्स्टेंट होता है। सी ऑप्शन है, अडॉप्ट सोशली एक्सेप्टेबल जेंडर रूल्स, यानी जो सामाजिक तौर पे स्वीकृत जेंडर रूल्स हैं, यानी समाज कह तो रहा है कि महिलाएं काम भी करें, घर का काम भी करें, पुरुष सिर्फ बाहर का काम करें चल जाएगा, है ना, घर पे ना भी करें तो चलेगा। ये क्या है, जो रूल्स चल रहे हैं समाज में, ये चीजें बदल रही हैं समय के साथ हालांकि, तो जो चीजें चल रही हैं समाज में उन्हीं को एक्सेप्ट कर लेना। इसको हम प्रमोट नहीं करेंगे कि टीचर ये करे जेंडर के बारे में। हम एक ही चीज हमें यहां पॉजिटिव नजर आ रही है, वो है डी ऑप्शन, जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी। सिर्फ स्टीरियोटाइप पढ़ के ये मत सोच लेना ये नेगेटिव है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी जो जेंडर रूढ़िबद्धता में लचीलेपन की जरूरत है वो टीचर बच्चे के दिमाग में भरे कि भाई स्टीरियोटाइप नहीं करना, फ्लेक्सिबल करना है, लड़के भी रो सकते हैं, है ना, लड़के भी पिंक कलर पसंद कर सकते हैं, ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक, तो जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं चाहिए हमें, ठीक, बायसनेस नहीं चाहिए हमें, जेंडर पैरिटी चाहिए, समता चाहिए, न्यूट्रल लैंग्वेज चाहिए हमें। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज क्या है, जैसे अभी बीसीसीआई ने बैट्समैन को बैटर से रिप्लेस किया, या कैमरामैन को आप जब कैमरा पर्सन कह रहे हैं, कैमरामैन नहीं कह रहे हैं। कैमरामैन का मतलब हो गया जो कैमरा चलाए वो सिर्फ मैन ही होगा, तो वो जेंडर को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, एक और चीज, 1 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हालांकि हम प्रॉपर मैराथन में समझ लेंगे इसको डिटेल में, लेकिन ये बार बार अगर आप सुनेंगे तो रिवाइज रहेगा दिमाग में। सेक्स लिखा हो तो ये क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी जैविक संरचना है, आप महिला हैं कि पुरुष हैं वो आपकी जैविक संरचना के ऊपर बात हो रही है। जबकि जेंडर अगर लिखा हुआ है, इंग्लिश में ही देखिएगा, हिंदी में दोनों जगह पे सेक्स लिख देते हैं कई बार,
जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा निर्मित एक संरचना है कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे। बायोलॉजी कि महिलाएं बच्चे पैदा करेंगी, ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है ना। तो सेक्स बायोलॉजिकल है और जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। ये कहता है ना, क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स हैव डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल्स, यानी ऐसे बच्चे हैं जो विविधता रखते हैं। एक बच्चा है जो देख के सीखता है, दूसरा बच्चा है जिसको डांस में इंटरेस्ट है, तीसरा बच्चा है जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, चौथा बच्चा है जिसको साइंस में इंटरेस्ट है, पांचवा बच्चा है जिसको कुछ और क्रिएटिव करने में इंटरेस्ट है। यानी अलग अलग रुचि रखने वाले बच्चे हैं। रुचि मतलब इंटरेस्ट रखने वाले, एटीट्यूड रखने वाले, एप्टीट्यूड रखने वाले। एटीट्यूड मतलब नजरिया, एप्टीट्यूड मतलब अलग अलग स्किल रखने की क्षमता, सीखने की क्षमता। कि कोई बच्चा मैथमेटिशियन अच्छा बन सकता है, कोई बच्चा डांसर अच्छा बन सकता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा बन सकता है। ये उसके अंदर का एप्टीट्यूड है, उसमें क्षमता है वो करने की, पोटेंशियल है एक तरह का। तो अगर हम देखें डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल्स के लिए क्या करना चाहिए, पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाई नॉर्मेटिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी एक मानकीय स्तर, नॉर्मेटिव लेवल या एक स्टैंडर्ड लेवल। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, यूनिफॉर्म पहनने में अच्छी लगती है, स्कूल में सारे बच्चे एक जैसे कपड़े पहने इक्वालिटी के लिए, बट यूनिफॉर्म पढ़ाने के तरीके में नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी है ना, वहां पे सेम नहीं होना चाहिए तरीका। नॉर्मेटिव या स्टैंडर्ड लेवल नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। डिफरेंट तरीके से पढ़ाओ क्योंकि बच्चों की नीड्स डिफरेंट है, ठीक है जी। तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यहाँ चाहिए हमको। फाइंड क्रिएटिव वेज ऑफ एंगेजिंग विद डाइवर्स लर्निंग पेस ऑफ स्टूडेंट्स, एकदम परफेक्ट जवाब। सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजना। अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, कभी आप ग्राउंड में ले जाके पढ़ा रहे हैं, कभी आप फील्ड विजिट पे ले जा रहे हैं, कभी आप पिक्चर दिखा रहे हैं, पिक्चर मतलब फोटो, कभी आप कोई वीडियो के थ्रू सिखा रहे हैं, कोई एक्टिविटी करा रहे हैं। तो जिस बच्चे का जिस तरफ इंटरेस्ट है उसको उस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको अलग अलग एग्जांपल्स दे रहे हैं। तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीका, या कोई बच्चा है जो धीमे सीखता है तो उसको धीमे सिखा रहे हैं, पेस का भी ध्यान रख रहे हैं। कोई बच्चा है जो गिफ्टेड है, जिसको जल्दी समझ में आ जाती है चीजें, तो उसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दे रहे हैं ताकि वो भी इन्वॉल्व रहे क्लासरूम में, वो भी सीख पाए। क्रिएट स्पेशल अचीवमेंट एंड रेमेडियल सेक्शन। स्पेशल अचीवमेंट और रेमेडियल सेक्शन का हो गया मतलब कि आपने जो स्पेशल कर रहे हैं कुछ उनको अलग कर दिया, जिनको रेमेडी की जरूरत है उनको अलग कर दिया। तो अलग थलग नहीं करना बच्चों को, ऐसे लेकर चलना है कि सब बच्चे इंक्लूड हो सकें। डू एबिलिटी ग्रुपिंग्स विद इन क्लासरूम। देखो एक तो ये काम हमें नहीं करना कि एबिलिटी ग्रुपिंग से बचना है, और करनी भी है तो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है, विद इन क्लास नहीं, होमोजीनियस नहीं, सेम क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे। एक बच्चा है जो मैथ्स में अच्छा है, दूसरा बच्चा है जो दूसरी चीज में अच्छा है, ऐसा ग्रुप है जिसमें मिक्स्ड बच्चे हैं। मिक्स्ड ग्रुपिंग विद इन क्लास नहीं, बिटवीन क्लास ग्रुपिंग एक बार को फिर भी चल जाएगी, है ना। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कराया हुआ है आपको, लेकिन विद इन क्लास नहीं। सारे बच्चे जो एक जैसे हैं, जो फर्स्ट आते हैं, सारे 90% वालों को ए सेक्शन में रख दो, बाकी बच्चों को सबको डी में डाल दो, या खराब सेक्शन बना दो, ये खराब तरीका है। मिक्स्ड एबिलिटी, जिसको हेट्रोजेनस ग्रुप्स कहते हैं हम, वो बेटर होते हैं, होमोजीनियस ग्रुप्स नहीं कि जहां सेम एबिलिटी वाला बच्चा है। तो बी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। आई नो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूं, बट अगर आपको चारों ऑप्शन समझ में नहीं आएंगे तो आप पेपर में कहां से सॉल्व करके अप्रोच कहां से सीखेंगे। सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ, और रट्टे लगाने का फायदा नहीं है। यहाँ आप सही गलत मार्क करने आएंगे सिर्फ, तो उसका फायदा नहीं है। वो तो आप घर पे बैठ के कोई प्रीवियस ईयर उठा के कर लेते, है ना। तो एनालिसिस प्रॉपर जरूरी है, क्वेश्चंस की चीरफाड़ जरूरी है अगर मैं कहूं तो। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली यूज्ड, यानी एक एफए होता है, दूसरा एसए होता है। रचनात्मक मूल्यांकन की जरूरत क्या है, तो आपको पता है जब एफए लिखा हो, इसको क्या कह रहे हैं, निर्माणात्मक आकलन भी कह देते हैं हम, या रचनात्मक कहते हैं। तो एफए का मतलब है फीडबैक के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। और अगर हम बात कर रहे हैं एसए की, तो वो जजमेंट के लिए होता है। एसएसटी की मैराथन की जाएगी यार, एसएसटी की मैराथन तो नहीं होगी इस बार, तो नहीं लग रहा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का एक बड़ा सेशन रखा गया था, जो लोग बैच में हैं फिर वो उन्हीं के लिए था। कल से शायद यूट्यूब पे देखते हैं एक बार। मैराथन तो मुश्किल है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शायद आपको देखने को मिल जाए। तो निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः है टू प्रोवाइड टीचर्स विद इन रैशनल बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट और एग्जाम पेपर्स, सिर्फ टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए नहीं। जबकि एफए जो है वो होता है फीडबैक के लिए, एक्टिविटी बेस्ड होता है एफए, कि बच्चे को एक्टिविटी करके कुछ नया सीखने को मिलेगा। टू हेल्प टीचर्स प्लान बेटर एंड प्रोवाइड सपोर्टिव नॉन इवैल्यूएटिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही बात है कि टीचर्स को एक तरीका मिल पाएगा बेटर प्लानिंग के लिए, वो बेहतर योजना बना पाएंगे कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, उनको सहयोग कैसे किया जा सकता है। और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि, यानी जैसे आप अभी पोल में जवाब दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी मैं आपको ये कह रही हूं इतने नंबर आए तो आप फेल हो गए, ये कहीं जुड़ेंगे नंबर? नहीं जुड़ेंगे। बस आपको ये नॉन इवैल्यूएटिव फीडबैक के लिए है कि आपको आइडिया लग जाए कि कहां जरूरत है इंप्रूवमेंट की, है ना। तो ऐसा फीडबैक, ना कि जजमेंट बेस्ड नहीं कि तुम फेल हो, तुम पास हो, तुम टॉपर हो, तुम ये हो, वो नहीं, कि इंप्रूवमेंट कहां संभव है सिखाने में। तो एक्टिविटीज के थ्रू होता है फॉर्मेटिव, चाहे वो फील्ड ट्रिप के थ्रू हो, कोई एक्टिविटी करा के हो। टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप गुड टेस्ट टेकिंग स्किल्स। देखो पेपर पेंसिल टेस्ट, गुड टेस्ट, नंबर, ये सब एस से में आता है। टू डिस्क्रिमिनेट
एप्रोप्रिएटली बिटवीन एबिलिटी लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, कभी भी बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनमें भेदभाव करना सही तरीका नहीं है। बच्चे के भले के साथ चलना है आपको, बच्चा जहां एक्टिव है उसके साथ चलना है, ना कि अपनी मर्जी से कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मल्टी कल्चरल एजुकेशन। मल्टी कल्चरल का मतलब, मल्टी का मतलब ये बहु और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, यानी जहां मल्टीपल कल्चर के बच्चे हों, अलग अलग संस्कृतियों से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हों। एजुकेशन का ध्यान कहां होता है? जो मल्टी कल्चरल एजुकेशन है, जहां पे मल्टीपल तरह के बच्चे हैं, मल्टीपल कल्चर से बच्चे हैं। पहला ऑप्शन है एजुकेशनल इक्वालिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन अ क्लासरूम। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा, यानी आप बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, समान अवसर दे रहे हैं कि सारे बच्चे साथ में सीख रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से हों, अलग भाषाएं बोलते हों, अलग जाति से हों, कुछ भी हो। एजुकेशनल इक्वालिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन द क्लासरूम, बात तो सही लग रही है, सेम ही बातें दोनों रिपीट हुए हैं। शोकेसिंग डांसेस म्यूजिक ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ऑन स्पेसिफिक ओकेजन्स लाइक एनुअल डे ऑफ स्कूल, यानी एनुअल डे पे आप अलग अलग तरह के गाने बजा रहे हैं, अलग अलग कल्चरल सॉन्ग बजा रहे हैं, तो सिर्फ एनुअल डे पे सीखता है बच्चा या पूरे साल सीखेगा? पूरे साल आपको अलग अलग तरीके अपनाने हैं। ये कोई तरीका थोड़ी एक दिन आपने बस कल्चरल सॉन्ग बजा दिए। क्रिएटिंग, ये आपको भटकाने के लिए ऑप्शन था, इसको डिस्ट्रैक्टर कहेंगे हम। डी ऑप्शन है क्रिएटिंग स्पेशल सेक्शंस इन स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स। ये एकदम खराब तरीका है, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर चलना है, सारे बच्चे एक साथ एक छत के नीचे सीखें, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। और ये कह रहे हैं कि अलग अलग संस्कृति के बच्चों को स्कूल में अलग अलग खंड बना दो, कि ये गुजराती बच्चे हैं ये इधर पढ़ेंगे, ये पंजाबी बच्चे हैं ये इधर पढ़ेंगे, या मतलब जिस भी आधार पे आपने अलग अलग बना दिया। नहीं, एक छत के नीचे सिखा पाए हम, तो ए और बी दोनों सही है क्योंकि सेम है दोनों। ये इस तरह का भी कई बार हो जाता है पेपर में गड़बड़ी, ये दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, जैसे मैंने लास्ट सेट में कराया था, मैं जान के एक आध क्वेश्चन तो जरूर ऐसा डालती हूँ जिसमें दोनों ऑप्शन सही हो, या तो सेम टाइप हो गया है। तो इस तरह की चीजें भी पेपर में कई बार होती हैं, तो आपको जो भी बेस्ट नॉलेज में है आपकी चीज, उसका ध्यान रखते हुए आपको जवाब देना है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार गलती इस तरह की हो जाए। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, लेक्चर करते हुए आधा पेपर हम निपटा चुके हैं, ये मानेंगे हम। कितने अभी आपने स्कोर किए वो लास्ट में बताना 30 में से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, द एजुकेशन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड बैकग्राउंड कैन गेट नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में कौन सी एक चीज का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? वंचित और डेप्राइव्ड और डिसएडवांटेज अलग से आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में टॉपिक है। डेप्राइव्ड बच्चे वो हैं जो किसी भी आधार पे, पेपर आएगा सनोवर, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं आएगा, कि बिल्कुल सिलेबस से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको बिना मतलब परेशान करना है तो कितने भी क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं अलग अलग तरह के। इसमें अगर आप 25 लाख ले पा रहे हैं और समझ के साथ लेके आ पा रहे हैं, रट्टे के साथ नहीं, तो फिर कोई रोक नहीं सकता पेपर में अच्छा स्कोर करने से। ये एकदम बैलेंस्ड पेपर कहेंगे इसको। अगर हम देखें यहाँ पे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड, मतलब डेप्राइव बच्चा वो है जो किसी भी आधार पर वंचित है, या तो उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, पहली जनरेशन का बच्चा है वो, या फिर हो सकता है कि वो बच्चा है जो ट्राइब्स में है, मान लो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं साल भर, समाज में किसी भी रूप से वंचित रह गया है, हाशिए पे है, कि समाज में जाति के आधार पे या रिसोर्सेज के आधार पे सोशियो इकोनॉमिकली स्थिति जो है खराब है, या तो समाज में उस जाति के या उस धर्म के बच्चों को ठीक नहीं मानते, या तो फिर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या किसी भी आधार पर पिछड़े रह गए, लाभ नहीं मिला है। ऐसे बच्चों को, उनको नेगेटिवली दिक्कत ना आ जाए स्कूल में, उससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये पूछा है। नहीं, ये नहीं पूछा, ये पूछा है कौन सी चीजें नेगेटिवली प्रभावित कर सकती हैं। तो स्टीरियोटाइप्स कि अगर टीचर नहीं दिमाग में बनाया हुआ है इस जाति के बच्चे, इस समूह के बच्चे, इस जगह के बच्चे, अच्छा गांव से आए हो तो नहीं तुमसे तो नहीं सीखा जाएगा, ये स्टीरियोटाइप है। तो स्टीरियोटाइप अगर टीचर या बाकी बच्चों के दिमाग में होगा तो बच्चे को सीखने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डेप्राइव्ड यानी वंचित और अलाभान्वित जगह से आ रहा है, जहां ऑलरेडी रिसोर्सेज की कमी है, किसी ना किसी सेंस में उसको दबा के रखा गया है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल नॉलेज सिस्टम्स, यानी ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव में। यदि आप एक ऐसे टीचर हैं जो लोकल नॉलेज ऑफ सिस्टम्स आपको है ही नहीं, कि बच्चे की लाइफ से जोड़ के एग्जांपल दे पाए, वो आप कर नहीं पा रहे, तो इससे भी दिक्कत होगी। टॉप डाउन करिकुलम, टॉप डाउन करिकुलम क्या होता है कि आप एकदम फाइनल चीज से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जबकि आपको नीचे से ऊपर की तरफ, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं, तो टॉप डाउन भी गड़बड़ हो जाएगा यहां पे। ये भी गलत ही है तरीका, इसलिए सही है। करिकुलम बेस्ड ऑन लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज, अगर आप ऐसा करिकुलम नहीं इस्तेमाल में ला पा रहे हैं जो लोकल लैंग्वेज पे है और आपका स्थानीय नहीं, इससे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कल्चरल करिकुलम बेस्ड ऑन लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज, आपका करिकुलम बल्कि ऐसा ही होना चाहिए जो बच्चे की भाषा या संस्कृति, जो उसकी लोकल लैंग्वेज है, उससे प्रभावित हो उसको, ये तो पॉजिटिव है। तो इसको छोड़ के बाकी सारे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर जाएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कहीं ऑप्शन दिख रहा हो तो बताओ यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें तो आप लोगों ने बहुत गलती की है, फोर्थ को भी आपने इंक्लूड कर दिया, इतने आसान सवाल को आपने गलत कर दिया, है ना।
देखिएगा एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या कहता है भाई, बस इस सेट में मुझे लगता है एक तरह के क्वेश्चन की कमी है, वो है, लास्ट में बताऊंगी, क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी रचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, कुछ नया करना, किस चीज से बढ़ावा नहीं मिलेगा कुछ नया करने को? कौन से टाइप की थिंकिंग है जो क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं देती? क्रिएटिविटी का मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ डिफरेंट करना, है ना। क्रिएटिविटी ओरिजिनलिटी से जुड़ी हुई होती है, हाँ, मौलिकता। आप अपने ओरिजिनल विचारों को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे कॉपी कर दिया, है ना। तो ये क्या है, ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा। हमें चाहिए नॉट, जो गलत हो। टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्युइटी, यानी कई बार आप अस्पष्ट होते हैं, तब भी आप फंसे हुए होते हैं किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में, लेकिन आप पहुंच जाएंगे, ये बात को आप टॉलरेट कर पा रहे हैं कि कोई बात नहीं, आएगी क्लैरिटी, तो ये बात भी ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, यानी लचीलापन, ये काम नहीं कर रही तरीका, ये वाला काम नहीं कर रहा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, पांचवा करेगा, तो ये क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है जो चाहिए होती है। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी के लिए अच्छी नहीं है। अभिसारी चिंतन क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि डीसी साथ जाता है, सीसी नहीं, बहुत बार आपको कहा है। यानी क्रिएटिव थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग साथ में नहीं जाते। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी को प्रमोट नहीं करती। डीसी का मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है, इसलिए डीसी साथ जाएगा, सीसी नहीं, ठीक है। तो अपसारी चिंतन मतलब दिशाओं में सोचना, ओपन एंडेड। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्लोज एंडेड है, जैसे ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है, इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग लगी है। ये इंटेलिजेंस को तो बढ़ावा देती है जेपी गिलफर्ड के अकॉर्डिंग, बट क्रिएटिविटी को कुछ नया करने को बढ़ावा नहीं देती, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन सीरीज की क्लास हो जाती है ना एसएसटी की, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। इस सेक्शन में बहुत डर लग रहा है, ठीक है, पक्का करवा देंगे यश। ऐप पे आज क्लास हुई है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो लाइव नहीं होगी तो मैं रिकॉर्डेड डलवा दूंगी कल या परसों में ही, डोंट वरी, ठीक है ना। आपने इतने, ठीक, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब यहां पे क्रिएटिविटी को बढ़ावा कन्वर्जेंट थिंकिंग, सिकुड़ती सोच से नहीं मिलता, फैलती हुई सोच से मिलता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इस पे अलग से वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, और मैराथन में भी समझेंगे। अ चाइल्ड विद लोकोमोशन डिसेबिलिटी जॉइन्स अ प्राइमरी स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ फैसिलिटेटिव स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजन ऑफ द चाइल्ड विद इन स्कूल। यानी एक बच्चा है जिसको लोकोमोशन डिसेबिलिटी है, गीत विषयक नहीं है, इसका मतलब ये हिंदी में गलत ट्रांसलेशन है, आपके पेपर में भी हो जाता है कई बार आजकल, है ना, और ये बड़ी दुखद बात है। खैर, लोकोमोशन डिसेबिलिटी का मतलब बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत है, हड्डियों से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी है। ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आता है, जो 21 डिसेबिलिटी है उनमें से एक डिसेबिलिटी है। चलने फिरने में बच्चा व्हील चेयर पे हो सकता है, बच्चे को बैसाखियों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, यानी हड्डियों से रिलेटेड या चलने फिरने में, मूवमेंट में दिक्कत है बेसिकली। एक प्राइमरी स्कूल में आता है बच्चा, कौन सा तरीका सही नहीं होगा कि इस बच्चे को आप फैसिलिटेट करें, इसको समावेशित करने का सुसाध्य तरीका कौन सा नहीं होगा, यानी नेगेटिव कौन सा है ऐसे बच्चे को डील करने के लिए। पहला ऑप्शन है प्रोविजन ऑफ एलोकेटिंग क्लास ऑन द ग्राउंड फ्लोर। हाँ, किया जा सकता है कि भाई बच्चे को चलने फिरने में, मूवमेंट में दिक्कत है, तो आप उसका जो क्लास है, अगर स्कूल में लिफ्ट नहीं है या रैंप नहीं बने हुए हैं, तो आप क्या करें, बच्चे की क्लास क्या करें नवदीश, ग्राउंड फ्लोर पे रखें। बात सही है, उसको फ्लोर पे चढ़ने में दिक्कत होगी क्योंकि चलने फिरने में भी दिक्कत है, ये तो पॉजिटिव बात है। हमें नेगेटिव चाहिए, कौन सा तरीका सही नहीं होगा। एम्पैथी बिल्डिंग अमॉन्ग पीयर्स, यानी उसके समकक्षी, उसके साथियों में, उसके क्लासमेट्स में या बच्चों में, बाकी ये बात को, एम्पैथी को फैलाएं कि भाई आप दूसरे की समस्या को महसूस करें, अपना दर्द समझ के देखें, एक बार खुद को वहां रख के देखें, तो बात तो सही है, बच्चे मजाक नहीं उड़ाएंगे फिर उसका। एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, यदि आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन की जरूरत है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन क्या है, लिफ्ट लगवाना है, रैंप बनवाना है, कोई और सुविधा देनी है, तो वो भी कर दो, ठीक है। लेकिन शोइंग सिंपैथी फॉर द लैक ऑफ एबिलिटी, यानी आप सिंपैथी दिखा रहे हैं और क्षमता के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, जबकि सिंपैथी से बेटर क्या है, एम्पैथी। आपको खुद को उस सिचुएशन में रख के फील करना है, ना कि सिंपैथी क्या है, अरे बेचारा कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, है ना, इसलिए इसको जाने दो। वो बेचारापन नहीं दिखाना है बच्चे को, आपको उसकी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है कि वो कर क्या सकता है, इस बात पे ध्यान देना है, ना कि वो क्या नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये सिंपैथी दिखाना इस चीज को लेकर कि बच्चे में क्षमता की कमी, बच्चे में क्षमता की कमी नहीं है, वो डिफरेंटली एबल्ड कहला रहा है कि वो एक तरीके से नहीं, इससे नहीं, इससे सीख लेगा। मल्टीपल वेज हैं तरीके से सीखने के, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। कोई कह रहा है सीडीपी को कितना टाइम दें, मतलब किस सेंस में कह रहे हो भाई, मैं बाकी बताऊंगी, पूरा तरीका बताएंगे, पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 10 क्वेश्चन और है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड नॉट बी फैसिलिटेटिव विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक हियरिंग डिसेबिलिटीज। वो बच्चे
जिनको सुनने में दिक्कत है उनके साथ डील करने का कौन सा तरीका। देखिए नॉट लिखा हुआ है, जब क्वेश्चन में नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, एक्सेप्ट वो वाला एक्सेप्ट नहीं, सिवाय, EXCEPT, ये उल्टे हाथ से ऐसा ही लिखा गया, ठीक है ना, ये वाला एक्सेप्ट हो, लीस्ट हो, तो बहुत ध्यान से जवाब देना होता है। ऐसे 3 इडियट वाले कान खड़े कर लेने होते हैं, और जहां नॉट लिखा हुआ है, लीस्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, मतलब आसान जवाब होगा लेकिन आप गड़बड़ कर देंगे पढ़ने में, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो अधिगम अक्षमता के बारे में, एक बच्चा है जिसको सुनने में समस्या है, तो कौन सा रणनीति सुसाध्य नहीं है, सही तरीका नहीं है, नॉट, गलत क्या है, रिलैक्सेशन इन स्पेसिफिक डोमेन्स ऑफ लर्निंग वेर एवर पॉसिबल, यानी कुछ ऐसे डोमेन हो सकते हैं जैसे डिबेट वाला, डिस्कशन वाला, इन सब में बच्चे को सुनने की क्षमता ज्यादा चाहिए, तो आप थोड़ा रिलैक्सेशन वहां दे सकते हैं, उसको समय ज्यादा दे सकते हैं, कि दूसरे बच्चे को बोल सकते हैं थोड़ा लाउड बोलो भाई, तो ये बात तो सही है, ये तो हेल्प करेगा उसको। रीजनेबल एकोमोडेशन, या उसको आगे बिठा देंगे, रीजनेबल एकोमोडेशन इन करिकुलम, कि जहां जरूरत हो आप, अगर उसको सुनने में दिक्कत है आप पिक्चर के थ्रू पढ़ा दे रहे हैं, प्रिंट आउट के थ्रू पढ़ा दे रहे हैं, आगे बिठा ले रहे हैं, थोड़ा लाउड बोल रहे हैं, मशीन का यूज करवा दे रहे हैं। कॉन्टिन्यूअल नेगेटिव कॉमेंट्स ऑन एरर्स कमिटेड, यदि बच्चा कोई गलती करे तो उसको रेप्रीमेंड करो, फटकार लगाओ, उसकी त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां, कह रहे तुम्हें सुनता नहीं है क्या, और उसको सच में नहीं सुनता है भाई, दिक्कत है, तो आप उस चीज को नेगेटिवली नहीं ले जा सकते, ये गलत तरीका है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है पेपर में। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ये मैंने आपको बताया था, कुछ दिन पहले क्वेश्चन भी कराया था। IEP जो है स्पेशल एजुकेशन में बहुत यूज किए जाते हैं, उसमें बच्चे के पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, उनके साथ चर्चा होगी, आप टीचर के साथ चर्चा होगी, बच्चे के पीयर्स को ध्यान में रख के उसके लिए क्या बेस्ट प्लान बनाया जा सकता है, उसकी नीड्स को ध्यान में रख के, IEP वही है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान रख के एक प्लान बनाया जाएगा, और ये बच्चे को ध्यान में रख के, स्पेशल एजुकेशन में तो यूज होता है, लेकिन ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से आता है, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल कहता है सक्सेस इन स्कूल्स शुड बी ब्रॉडन्ड बियॉन्ड स्पेसिफिक एकेडमिक अचीवमेंट विद इन स्कूल टू इंक्लूड, यानी स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर, यानी नंबर कौन कितने ला रहा है, फर्स्ट कौन आ रहा है, इस बात तो सीमित न रख के व्यापक होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, कि सब्जेक्ट में कोई अच्छा है या पढ़ने में कोई अच्छा है नंबर लाने में, या दूसरा बच्चा हो सकता है कोई मैथ्स में या सारे सब्जेक्ट्स में एकेडमिक्स में अच्छा है, दूसरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, हर बच्चे की कुछ अपनी क्षमता होगी, उस पर फोकस्ड यहां रहना है। तो ऐसा क्या करें टीचर ताकि इन बातों को, बाकी एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखा जा सके। ट्रेनिंग गिवन बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, तो आपको स्कूल में सॉल्यूशन ढूंढना है, ना कि ये कहना बेटा जाके कोचिंग ले लो, मेरे से ट्यूशन पढ़ लो, उससे काम नहीं चलेगा। डेवलपमेंट ऑफ सोशियो, ऐसा करते हैं कई टीचर्स, बट आइडियली जो होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इमोशनल कैपेसिटीज एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये बात अच्छी लग रही है, फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा टेस्ट विच कैन बी डन एट होम, टेस्ट आपको सॉल्यूशन निकालना है, आप कह रहे हैं घर पे एक्स्ट्रा टेस्ट दो जाके। कांस्टेंट फोकस ओनली ऑन एरियाज वेयर अ चाइल्ड इज वीक, आप सिर्फ वीकनेस पे ध्यान देंगे तो स्ट्रेंथ भी तो होगी उसकी कुछ, है ना, तो हम यहां पे कैसे करेंगे कि हमसे पूछा था कि अगर कोई एकेडमिक आपके अचीवमेंट के अलावा कौन से तरीके हो सकते हैं कि हम उसके बाहर जाके भी देख पाए बच्चों की क्षमताओं को, तो हम यदि सामाजिक और सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके कैपेसिटीज बिल्ड करेंगे कि बच्चे में हम ये देख पा रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इमोशनल कैपेसिटीज एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि भाई यदि एजुकेशन हमारे इमोशंस को मैनेज करना, सोशली बच्चा कैसे ग्रुप में कोई काम करता है ना, कैसे वो अपने इमोशंस को मैनेज करता है, लड़ता है नहीं लड़ता है, बाकी एस्पेक्ट भी हम उसमें डेवलप करें, सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट नहीं, जो पेन पेपर टेस्ट या नंबर ज्यादा लाना, शारीरिक फिजिकल भी हो सकता है, सोशली वो कैसे बिहेव करता है, इमोशनली कैसा है, तो बाकी एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना, सिंपल बात है। आगे बढ़ेंगे, बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22वां सवाल क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अभी इस बार भी आया था कि किसी कॉन्सेप्ट को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, तो ये अच्छा क्वेश्चन उस तरह का। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैन बी सेड टू हैव बीन अचीव्ड व्हेन अ स्टूडेंट कैन, हम ये कहेंगे कि एक बच्चे में संरचनात्मक समझ या संप्रत्यात्मक समझ, पहले तो मुझे ये बता दीजिए कॉन्सेप्ट्स कहां बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी या कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके कौन से टाइप ऑफ डेवलपमेंट में आएंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल या इमोशनल, ये 4 मुख्य हैं, 3 ही हैं वैसे तो, PCSE ऐसे ही एक साथ ही चलते हैं, तो NCERT के अकॉर्डिंग 3 ही प्रकार हैं, खैर इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, तो हमें पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट आता है, यानी आपके जो संप्रत्यय हैं, प्याजे का कॉन्सेप्ट कहां है, दिमाग में है ना, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आता है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, संप्रत्ययों का निर्माण संज्ञानात्मक विकास के तहत आता है, ठीक है जी। कॉग्निटिव सबको पता है, बहुत बढ़िया। वैल्यूज कहां आएंगी, अफेक्टिव, थिंकिंग कहां आएगी, कॉग्निटिव, लैंग्वेज कहां आएगी, कॉग्निटिव, मोटर डेवलपमेंट, दौड़ना भागना, वो फिजिकल डोमेन में,
खैर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्या किया जा सकता है ये बताइए। रिकॉल, रिकॉल एकदम नेगेटिव वर्ड है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या कुछ याद कराया था उसी को रिकॉल कर लो। राइट डाउन इन्फॉर्मेशन करेक्टली, इन्फॉर्मेशन को लिखना, मतलब बच्चा उतना एक्टिव नहीं है यहाँ पे। क्लियरली रिमेंबर द डेफिनेशन, डेफिनेशन को रट्टे लगाना, यानी बच्चा एक्टिव नहीं है। रोट मेमोराइजेशन की बात हो रही है, रटंत विद्या की। अप्लाई कॉन्सेप्ट्स लर्न टू रियल लाइफ सिचुएशंस, यानी जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है आज, उसको आप रियल लाइफ में जब इंप्लीमेंट करेंगे तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 23, टू एनेबल चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स, यानी एक अच्छे समस्या समाधान करता बने बच्चे कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल करके लाएं। अलग अलग वो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हर एक लेवल पे अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो सॉल्यूशन निकाल करके लाएं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने। इट इज क्रिटिकल दैट दे आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू, कैसे अवसर दिए जाए उन्हें कि वो अच्छे समस्या समाधान करता बन पाए। डू एक्सपेरिमेंट्स ओनली इन दी फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक, एक तो ये ओनली वर्ड जहां आ जाए समझ जाओ, थोड़े सतर्क होकर जवाब दो कि ओनली जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, हमें टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जाना है। टेक्स्ट बुक के परे एक दुनिया है, सही और गलत के परे एक दुनिया है, याद है ना रॉकस्टार मूवी, तो ये वैसा सही है। ओनली के परे एक दुनिया है ना। ओनली के परे एक दुनिया कौन सी है, जो हमें ऐसे अवसर देगी, मतलब टेक्स्ट बुक के परे एक दुनिया है, सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सेंटर्ड नहीं रहना, नॉलेज को रियल लाइफ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक लेके जाना है ना। जो किताब में लिखा हुआ है, किताब एकमात्र संसाधन नहीं है क्लास में सीखने का। टेक्स्ट बुक इज नॉट द ओनली रिसोर्स अवेलेबल, इट इज वन ऑफ द रिसोर्सेज। कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं आज के समय में, इंटरनेट से लेके, एक्टिविटी से लेके, फील्ड ट्रिप से लेके, ब्लैक बोर्ड भी इवन आपका एक रिसोर्स है। स्टोरी टेलिंग एक तरीका हो सकता है। डिस्कवर अ कॉन्सेप्ट थ्रू इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव हमें यही लग रहा है कि आप स्वतंत्र सोच रख के बच्चे को एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मौका दें कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर बने। कोई समस्या रखी और उसको खुद से सोचने के लिए कहा फ्रीली उस पर, तो वो खुद से सॉल्यूशन निकाल के लाएगा। ठीक है ना। बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा ट्यूशन, ये खराब तरीका है, यहाँ बच्चा एक्टिव नहीं है, ये तो अपने फायदे की बात हो रही है। लर्न प्रीमैरिली थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स एंड स्मार्ट बोर्ड्स ओनली, यानी सिर्फ स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा दो, सिर्फ दृश्य श्रव्य सामग्री ओनली, वैसे भी नेगेटिव वर्ड होता है ऑप्शंस में जाने के लिए। तो सबसे बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर वो स्मार्ट बोर्ड से पढ़ के नहीं बन जाएगा, जब वो कुछ करेगा रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें तभी तो बनेगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। स्मार्ट बोर्ड पे कितना भी आप दिखाओ कि स्विमिंग ऐसे करते हैं, जब तक जाके करोगे नहीं, पानी में तैर के देखोगे नहीं, तब तक कहां से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द एरर्स दैट चिल्ड्रन मेक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कैन बी, यानी अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो गलतियां करते हैं, ये 1-2 नंबर में आता है। बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्या है। हाँ, रटंत विद्या चलंत नहीं, बिल्कुल दीक्षा, है ना। मीनिंगफुल लर्निंग करानी है, रोट लर्निंग नहीं। तो अगर हम बात करें एरर्स को कैसे देखें, गलतियों को, यूज टू असर्टेन देयर करंट एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, उस बच्चे, उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता का पता लगता है गलती कर देने से, तो गलती तो सीखने का पार्ट है। रेक्टिफाइड इमीडिएटली विदाउट फीडबैक सो दैट दे आर नॉट रिपीटेड, यानी बिना फीडबैक के, बिना प्रतिपुष्टि के बस उसको सही कर दो, तो उसको पता नहीं लगेगा गलती कहां की थी। फिर आपको स्टेप में बताना भी तो पड़ेगा यहां दिक्कत थी, या डिस्कशन करना पड़ेगा, और तुरंत नहीं करनी होती रेक्टिफाई, मौका देना होता है अपनी बात रखने का। फिर आता है सी ऑप्शन, सीन एज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी गलतियां क्या है, सीखने का हिस्सा है, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। यानी नेचुरली ही गलतियां क्या, लर्निंग का पार्ट है, दिमाग कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, संज्ञानात्मक विकास का पार्ट है, कि जब बच्चे सीखेंगे तो गलतियां भी हो सकती हैं। अ डिस्ट्रैक्शन इन दी लर्निंग प्रोसेस एंड शुड बी मिनिमाइज्ड क्विकली, यानी लर्निंग जो है डिस्ट्रैक्ट कर रही है, एरर्स जो है, गलतियां त्रुटियां डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको तुरंत हटा दो, खत्म कर दो, पॉसिबल नहीं है। गलती करके सीखा जा सकता है, एरर्स जो है पार्ट ऑफ लर्निंग है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 5 सवाल और बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ चिल्ड्रंस इमोशंस इन लर्निंग, बच्चे के इमोशंस का क्या रोल है। कॉग्निशन एंड इमोशन आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है, 1 नंबर में हमेशा आता है, संज्ञान और संवेग। कॉग्निशन एंड इमोशन, कॉग्निशन का मतलब है, लर्निंग का मतलब क्या है यहाँ, लर्निंग कहाँ, कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही सब करके आप एफर्ट प्रैक्टिस करके लर्निंग सीखते हैं, मतलब सीखना होता है। इमोशंस यानी कॉग्निटिव, मतलब जितना भी दिमाग और दिल का क्या संबंध है, सिंपली ये पूछ रहे हैं कि बच्चे के इमोशंस, यदि वो डरा हुआ है तो उसका क्या प्रभाव होगा, वो खुश है तो उसका क्या प्रभाव होगा, बताइए। इमोशंस डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लर्निंग एंड देयरफॉर नीड टू बी कंट्रोल्ड, यानी इमोशन को कंट्रोल करके रखो, उसको रोबोट बना के रखो बच्चे को, और वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा थोड़ी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे कुछ लोग यूपीएससी क्लियर कर जा रहे हैं रिलेशनशिप में होते हुए, गर्लफ्रेंड रखते हुए, और सारी चीजें हैं जीवन में, है ना, खेल भी रहे हैं और सब चीजें हो रही है,
कैसे कर पा रहे हैं, और कुछ लोग सिंगल होके भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ यूपीएससी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी चीज जीवन में वही लोग थोड़ी सफल हो रहे हैं कि इमोशंस अगर कहीं आ गए तो डिस्ट्रैक्ट ही होंगे आप, ये कहना गलत होगा। बी ऑप्शन है देयर नीड्स टू बी अ क्लियर डिस्कनेक्ट बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन फॉर इफेक्टिव लर्निंग। यानी आपको अच्छी लर्निंग चाहिए तो बच्चे के दिमाग और दिल को बिल्कुल अलग कर दो, रोबोट बन जाएगा बच्चा। इमोशंस गिव मीनिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद इन लर्निंग प्रोसेस। संवेग जो है, इमोशंस जो है, वो सीखने की प्रक्रिया को मीनिंगफुल बनाते हैं। यदि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाए मूवी का तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है, क्यों? क्योंकि इमोशंस जुड़े हुए हैं, किसी गाने से जुड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के एग्जाम्पल तुरंत समझ में आते हैं, क्यों? या रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो जहां इमोशंस जुड़े हुए होते हैं वहां मीनिंग क्रिएट हो जाता है, हमारे मन में एक अर्थ बन जाता है, मीनिंग क्रिएट होता है। वो सिर्फ रटने वाली चीज नहीं रहती, वो एक रियल चीज बन जाती है। तो इमोशंस गिव मीनिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद इन लर्निंग प्रोसेस। इसलिए हम कह रहे हैं बच्चे की लोकल नॉलेज को, उसके कल्चर को, उसकी भाषा को इंक्लूड करो ताकि उसके इमोशंस को इंक्लूड कर सको। सिंपल तरीका है कि आप कॉग्निशन एंड इमोशंस जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे तो आप अच्छा प्रदर्शन भी करके आएंगे। यदि आप सिर्फ डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा डरे हुए हैं, तो आप आते हुए भी चीजें गलत कर देंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे हम 3H का फॉर्मूला भी है, हेड, हैंड और हार्ट का कोऑर्डिनेशन। यानी आपको ऐसे पढ़ाना है बच्चे को कि उसका दिमाग, उसका दिल और उसका हैंड यानी फिजिकल एक्टिविटी, तीनों चीजें मर्ज हो जाएं। तो इमोशंस वाली चीजें अफेक्टिव डोमेन में आती हैं, दिमाग वाली चीजें कॉग्निशन यानी कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं, ठीक, और हैंड यानी फिजिकल एक्टिविटी साइकोमोटर में आती है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार इमोशंस मेक लर्निंग प्रोसेस मैसी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि आपको बच्चों के इमोशंस को कनेक्ट रख के चलना है। हाँ, वो ऑल इज वेल वाला जो एस्पेक्ट है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज टू बिकम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। एक है एक्सटर्नल मोटिवेशन जो बाहर से आती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो इंटरनल मोटिवेशन है जिसका रीजन अंदर है। एक्सटर्नल क्या है? पैसे मिलेंगे, नाम होगा, ये होगा, वो होगा। इंट्रिंसिक क्या है? मजा आ रहा है आपको करने में, बाकी जो होगा देखा जाएगा, है ना। आप सीख रहे हैं, सीखने में मजा आ रहा है, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसका रीजन बाहर नहीं मिलेगा आपको। ऑप्शन देखिए जहां पर रीजन अंदर हो वही इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को एनकरेज कैसे करें? गिविंग रिवॉर्ड, ये तो बाहर है, बाहरी चीज से आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं बढ़ेगी। हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देना, तो इनाम देने से एक्सटर्नल मोटिवेशन बढ़ती है, इंटरनल नहीं बढ़ेगी। जिसका रीजन अंदर हो वो ढूंढना है। पनिशिंग देम टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, इससे भी कोई इंटरनल नहीं, वो डर की वजह से सीखेंगे या मेहनत करेंगे, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लर्निंग फ्रॉम दी मिस्टेक्स, फ्रॉम नहीं, लर्निंग फ्रॉम दी मिस्टेक्स मेड ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस विदाउट एनी नेगेटिव पेनल्टी। यानी जब अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर, बच्चे ने जो गलती की वो उससे सीख रहा है बिना किसी नकारात्मक दंड के। उसको कोई डर नहीं है कि कोई डांटेगा, बट उसने खुद से ही करेक्ट किया कि अच्छा मेरे कल इतने मार्क्स बने थे, ये टॉपिक में दिक्कत थी, आज मैंने ये सीख लिया, तो वो खुद ही करेक्ट कर लिया। कोई डांटने थोड़ी आया कि इतने नंबर आए, मुझे तो पता भी नहीं लगेगा पोल में कितने नंबर आपके आए, वो तो जो आप लिख के बता देंगे वो पता लग जाएगा, ठीक है ना। एनकरेजिंग टीचर अटेंशन टू परफॉर्मेंस बाय स्पेशल अचीवर्स विद इन अ क्लासरूम, यानी सिर्फ जो टॉप करते हैं बच्चे उन्हीं पे टीचर का ध्यान हो, तो इससे एक्सटर्नल मोटिवेशन बढ़ेगी। आप सोचेंगे कल को मैं भी फर्स्ट आ जाऊं, टीचर मेरे को इंपॉर्टेंस देगा या देगी, है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हालांकि हालात खराब हैं, जो आपके कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम्स हैं वहां ये चीजें कई बार लागू नहीं होती हैं, बट हो जाएंगी अगर आप सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। इंटरनल मोटिवेशन का रीजन बाहर नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 3 सवाल और हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स, या मास्टर ओरिएंटेड लर्नर्स या मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स। 3 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, हर साल आता है क्वेश्चन। निपुणता उन्मुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं, यानी जिनका ध्यान मास्टरी पे है। सक्सेस के पीछे मत भागो, किसके पीछे भागो? लर्निंग के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। कौन सी मूवी का डायलॉग है? 3 इडियट्स। कौन है वो? रणछोड़ दास मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर है, जिसका ध्यान ही नहीं है कि डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसका ध्यान है कि मेरे को एक्सीलेंट बनना है, मुझे बेस्ट बनना है अपना, ठीक है ना। तो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर जो है लर्निंग पे फोकस करते हैं, ना कि नंबर्स पे या बाकी चीजों पे। लो फियर ऑफ फेलियर, यानी आप मास्टरी ओरिएंटेड कब बनेंगे कि आप मास्टर बन जाएं किसी एक सब्जेक्ट में, ये कब होगा? जब आपके अंदर फेलियर का डर बहुत कम होगा। फेलियर का डर ही नहीं है, देखा जाएगा। इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, यानी क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, ये एबिलिटी को सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं अरे मैं तो इंटेलिजेंट ही नहीं हूं, अरे भाई मेहनत तो करो तो इंटेलिजेंट बन जाओगे। तो ये क्या हुआ? इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, ये मानना एज अ टीचर भी आपको ये मानना चाहिए कि एबिलिटी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। क्षमता क्या है? इंक्रीमेंट संभव है, उसमें बढ़ोतरी संभव है बच्चे की एबिलिटी में। कोई बच्चा मैथ्स में वीक है, इसका मतलब ये नहीं है वो फाइनल हो गया,
कि वो वीक ही रहेगा, सुधारा जा सकता है यदि सही तरीके अपनाए जाएं। तो लो फियर ऑफ फेलियर और इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी से मास्टरी लर्निंग होती है। बात सही है, बाकी के 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, फिर भी बिना चारों ऑप्शन पढ़े कभी उत्तर नहीं देना, पाप होता है वो, है ना, पेपर में। हाई फियर ऑफ फेलियर, देखो अगर डर ही बहुत ज्यादा है फेल होने का तो मास्टरी नहीं, फिर तो आप रट्टे लगाओगे किसी तरह से पास हो जाऊं 33 नंबर आ जाए। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, कि फेलियर से बचने के लिए आप काम कर रहे हैं। एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, एंटिटी व्यू होता है कि बस इतनी ही होती है, क्षमता तो अटल होती है, इतनी मिल गई, फिक्स्ड होती है ना। लो फियर ऑफ फेलियर, हाँ ये तो पॉजिटिव है। एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी ये नेगेटिव है, क्योंकि आपने मान लिया बस सिंगल व्यू होता है, एबिलिटी तो फिक्स होती है। हाई फियर ऑफ फेलियर, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, डर के मारे आप फिर अगेन मास्टरी पे फोकस ही नहीं होगा, आप तो बस रटने पे फोकस करेंगे। इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी तो पॉजिटिव था, लेकिन डी नेगेटिव हो गया जो सेकंड पार्ट है, तो असफलता का न्यून है, यानी डर जो है, फेलियर का डर कम, कि ध्यान किस पे है, सीखने पे है, अपने आप देखेंगे फेलियर, और पास तो बाद में देखा जाएगा। तो लो फियर ऑफ फेलियर और इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, कि जब मैं सीखूंगा या सीखूंगी तो मेरी एबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी 2.5 घंटे का पेपर करने में दिक्कत हो रही है, 1.5 घंटे में भी होगा जब प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो क्योंकि एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार का ओरिएंटेशन होता है, इसको फटाफट से देखेंगे, है ना। ये बहुत आता है क्वेश्चन, हर बार आता ही है। एक है मास्टरी ओरिएंटेड, जो बेस्ट है, पारंगत कह सकते हैं हम इसको। मास्टरी ओरिएंटेशन यानी आपका ध्यान किस चीज पे है, बच्चे का ध्यान या टीचर का ध्यान किस पे है, मास्टरी ओरिएंटेड बनाने पे होना चाहिए बच्चे को, कि वो परफेक्शन के लिए, परफेक्शन भी नहीं, हम ये कहेंगे मास्टर बनना है, उसका लर्निंग पे ध्यान है, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यानी उसको मास्टर बनना है किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक टॉपिक में, उसको सीखने में इंटरेस्ट है, लर्निंग फोकस्ड है ये, है ना, मास्टरी पे ध्यान है। दूसरा होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड क्या है, 3 इडियट्स में तीनों एग्जांपल्स हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ये मास्टरी ओरिएंटेड कौन है उसमें, रणछोड़ दास छाछड़, जो भी नाम था उसका, मतलब रेंचो जिसको हम कह रहे थे, आमिर खान का कैरेक्टर, मास्टरी ओरिएंटेड है, ध्यान ही नहीं है, डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कौन है, वो चतुर था ना, चतुर रामलिंगम था, क्या नाम है उसका, वो जो स्पीच देता है रट्टे लगा करके। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है जहां पे आपका ध्यान है फर्स्ट आने पे, कुछ भी करके फर्स्ट आ जाऊं बस, यानी परफॉर्म करने पे ध्यान है, फर्स्ट आने पे ध्यान है। चतुर याद कर लीजिए 3 इडियट का। फिर आता है वो राजू रस्तोगी, जिसका बस ये ध्यान है यार पास हो जाऊं किसी तरह से, तो वो है फेलियर अवॉइडेंस वाला व्यक्ति, यानी उसकी ओरिएंटेशन कौन सी है, फेलियर अवॉइडेंस, यानी फेलियर को अवॉइड करना, किसी तरह से 33% नंबर आ जाए, किसी तरह से 90 नंबर आ जाए सीटेट में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बस। तो फेलियर अवॉइडेंस यानी आप फेलियर से बच रहे हैं, है ना, बस पास हो जाऊं किसी तरह से, 33% नंबर आ जाए, फेल ना हो जाऊं, इस बात का डर है। फर्स्ट आना है नहीं आना उस पर ध्यान नहीं है, कुछ आता है नहीं आता उस पर ध्यान नहीं है ना। फिर ऐसे लोग कई बार फर्रे बनाते मिलते हैं। फेलियर अवॉइडेंस मतलब फेलियर से बचना है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन यानी फर्स्ट आना है कुछ भी करके, चाहे रट्टे लगाऊं, सीखूं, कुछ भी हो। मास्टरी ओरिएंटेशन है, यहां पे आपका ध्यान नंबर लाने पे, फेल होने पे है ही नहीं, आपका ध्यान है सीखने पे। तो ए ऑप्शन बेस्ट है, यही आपको बच्चे में डेवलप करना है, इससे इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगी बच्चे में। तो जब पहले वाला ऑप्शन होगा तो लो फियर ऑफ फेलियर होगा, डर नहीं होगा फेलियर का, और आपको ये होगा कि जब मैं सीखूंगा तो एबिलिटी बढ़ेगी, तो इंक्रीमेंटल व्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंड्रेंस इन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी सही समस्या समाधान में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा कौन सी चीज बनेगी, हिंड्रेंस। एक्टिवेटिंग द राइट स्कीमा, यानी जो आपने मान लीजिए पढ़ा था ठीक से, तो वो आपके दिमाग में ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, उस चीज को एक्टिवेट करना। आप स्टोरेज में सही से ढूंढ पा रहे हैं, यानी अच्छा प्याजे की कितनी स्टेजेस थी आपको याद आ गया, 4, अच्छा SPCF था, मतलब आपने सही स्कीमा एक्टिवेट कर दिया है, आपका स्टोरेज से सही चीज निकल के आ गई है, तो ये तो पॉजिटिव बात है। रिस्पॉन्स सेट, ये आप खुद सोचिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रियल प्रॉब्लम, समस्या समाधान करने की प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप होता है कि आप समस्या को पहचान पाएं कि है क्या, तो ये तो पॉजिटिव है। एप्लीकेशन ऑफ ह्यूरिस्टिक्स और जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, ह्यूरिस्टिक्स क्या है, फंडे होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, कि जुगाड़, अच्छा रिमोट नहीं चल रहा, एक काम करो ऐसे ऐसे करके देख लो, चल जाएगा, चल जाता है कई बार, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है। लेकिन प्रतिक्रिया अन्वयता या रिस्पॉन्स सेट होता है कि आप समस्या कोई भी हो एक ही तरीका अपनाते हैं, है ना। जैसे कई लोगों के घर वाले या मम्मियां कहती होंगी, है ना, कि सर में दर्द हो रहा है, सारा रीजन कौन है, ये सारी बोन ऑफ कंटेंशन जिसको हम कहते हैं, राड़ की जड़ आम भाषा में, ये फोन है, इसकी वजह से सर में दर्द है, और लगो फोन में, है ना। पैर में दर्द हो, आजकल तो सोशल मीडिया पे इस तरह के बहुत सारे रील्स वगैरह भी अवेलेबल है, बट सारी समस्याओं की जड़ फोन है। चाहे कुछ हुआ हो, आपको बुखार है, सर में दर्द है, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, क्या है, फोन की वजह से। तो रिस्पॉन्स सेट बेसिकली ऐसा होता है कि आप हर बार बस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, फेल हो जाते हैं, ये देख ही नहीं रहे कि तरीका बदलने की जरूरत है, एक ही तरीके से लगे पड़े हैं, तो वो रिस्पॉन्स सेट है कि एक ही मेथड पे फिक्स हो गए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनता है।
एक और चीज है जो बाधा बनती है, वो है लर्नेड हेल्पलेसनेस। समझ लेना, पेपर में आएगा, फिर आप कहोगे कि अरे ये तो सुना था बट ध्यान नहीं आ रहा। लर्नेड हेल्पलेसनेस ये भी हिंड्रेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनती है, बहुत बार आ चुका है पेपर में। हेल्पलेसनेस, इसको हिंदी में सीखी हुई अक्षमता कह देते हैं। लर्नेड हेल्पलेसनेस क्या होती है कि आपने बहुत बार ट्राई किया और आप हर बार फेल हुए, तो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे आपने मान लिया कि आपसे तो होगा ही नहीं, यानी आपने ऐसा मान लिया है, आपने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि आप एक फेलियर हैं, आपने मान लिया है ऐसा, क्योंकि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस वैसे रहे हैं। तो ये सीखी हुई अक्षमता है, जबकि आपको क्या करना था, आपकी एबिलिटी जो है वो इंक्रीमेंटल है और डिफरेंट तरीके से ट्राई करना था, ना कि ये मान लेना था कि मुझसे तो होगा ही नहीं, है ना। 3 ब्रेकअप हो गए तो अब तो प्यार नहीं होगा जीवन में, अब नहीं करेंगे प्यार, ये क्या है, लर्नेड हेल्पलेसनेस है कि यार मुझे तो कोई मिलेगा ही नहीं। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल हर जगह सेट कर सकते हो। तो ये एक बात हुई, बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से जवाब दीजिएगा। ये कहता है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू compete among themselves in the classroom can have the following consequences। यानी आपने बच्चों को प्रोत्साहित किया है कि आपस में कंपटीशन करो, शर्मा जी के बेटे से फर्स्ट आना है, इससे फर्स्ट आना है, उससे ऊपर निकलना है, इससे आगे बढ़ना है। कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका प्रभाव क्या होगा, परिणाम क्या होगा यदि आप बच्चे को इसी रेस में लगाए रखेंगे, तुमको इससे फर्स्ट आना है, इससे ज्यादा नंबर लेके आने हैं, ये है वो है, क्या है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, परिणाम क्या होगा, है ना। पहला ऑप्शन है इट क्रिएट्स विनर्स एंड लूजर्स विद इन दी क्लासरूम। कि कुछ बच्चे तो, आपका ध्यान अगर सिर्फ कंपटीशन पे है तो आप ये नहीं देखेंगे आपके बच्चे ने कितना सीखा या उसकी क्षमता वो किस तरफ अच्छा कर सकता है। आप कहेंगे 90 नंबर चाहिए हमें, हमें नहीं है, मतलब तुम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, तो सारा ध्यान होगा कि जो नंबर ला रहा है वो विनर है, जो नंबर नहीं ला रहा वो लूजर है। तो इस ओवर कॉम्पिटिशन से क्या होगा कि विनर और लूजर क्रिएट हो जाएंगे। हाँ, ये इसका परिणाम होगा एक टाइम के बाद। बी ऑप्शन है इट इंक्रीजेस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हैम्परिंग देयर कॉग्निटिव ग्रोथ। यानी जितना अच्छा वो कर सकते थे, दिमाग जितना अच्छा चल सकता था, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि इससे बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी हो गया कि कॉम्पीट करना है, उन्हें फर्स्ट आना है, उन्हें फर्स्ट आना है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया कौशलेंद्र, ठीक है ना। तो ये बात भी सही है। इट कैन क्रिएट स्टार स्टूडेंट्स विद इन अ क्लासरूम हुज अचीवमेंट्स कैन बी सोर्स ऑफ प्राइड फॉर स्कूल्स। कि भैया हमारे स्कूल से, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से 95% रिजल्ट, ये एक हार्श रियलिटी है कंपटीशन वर्ल्ड की कि ऐसा होता ही है। ठीक है ना, तो ये स्टार निकाल देगा। बाकी बच्चे क्या है, फिर वो स्टार नहीं है, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है, वो क्या करें, जॉब छोड़ दें, मतलब जीना छोड़ दें, नहीं ना। लेकिन इससे होगा ओवर कंपटीशन से कि स्टार क्रिएट करना शुरू कर देगा। इट कैन प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू फिट इनटू द कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक्स। यानी सारा ध्यान बच्चे का प्रतिस्पर्धा पे चला जाएगा, बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार हो जाएगा कि अगर मेरे को अच्छी नौकरी लेनी है, सारा जीवन बस नौकरी, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली कुछ नहीं है जीवन में, यही सपने टीचर्स भी बेचते मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई ठीक है, अगर किसी की इच्छा है तो वो ले, मेहनत करे, लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी पाना उद्देश्य है जीवन का, नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ, लेकिन अगर हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से जाएंगे तो क्या होगा कि हम कहेंगे मार्केट, हमारा ध्यान सारा इस बात पे हो जाएगा कि हम फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं, कि हमें मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक्स जो चल रही है उस पर ध्यान होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही बातें ये कॉन्सिक्वेंस हैं, ये सिद्ध करती हैं कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से दिक्कतें क्या होंगी। खैर आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम। एक है रटंत विद्या, रोट लर्निंग, जिसको अवॉइड करना है पूरे पेपर में आपको, पूरे 90 नंबर की पेडागोजी में अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी। और दूसरा है अर्थपूर्ण अधिगम, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो। और मीनिंग किस चीज का होता है, जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज होती है, यानी वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ जो भी कॉन्सेप्ट होगा, टॉपिक होगा, वो सब आपको जीवन पर्यंत याद रहता है, उसका कोई अर्थ होता है आपके लिए। तो मीनिंगफुल लर्निंग की प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सी नीड्स को समझा जाए बच्चे की जिससे वो मीनिंगफुल लर्निंग कर पाए। पहला ऑप्शन है पर्सनल फिलॉसफी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द लर्नर, यानी विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से आप समझिए बच्चे को कि उसकी पर्सनल फिलॉसफी क्या है, उसका इंटरेस्ट किधर है, वो कैसे देखता है जीवन को या अपने इंटरेस्ट को, वो क्या करना चाहता है और उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, नजरिया क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है। बात तो पॉजिटिव है, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, क्योंकि फिर आप उस क्षेत्र में सिखाएंगे जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा तो वो सीखेगा। बी ऑप्शन है द नॉलेज रिसीव्ड बाय द लर्नर फ्रॉम द टीचर, यानी आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि क्या नॉलेज बच्चे के दिमाग में भरी गई है टीचर के द्वारा, तो ये रटंत विद्या हो जाएगी, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है, ये रोट लर्निंग है। और रटंत विद्या चलंत नहीं,
सी ऑप्शन है द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द करिकुलम गियर टुवर्ड्स समेटिव असेसमेंट। देखो समेटिव असेसमेंट जजमेंट बेस्ड होता है, आप फर्स्ट आए, कितने नंबर आए, कितने परसेंट आए, ये सब नहीं, आपको फीडबैक बेस्ड चलना है, तो ये भी गड़बड़ है। बेस्ड प्रीमेरली ऑन व्यूज ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट व्यूज पे बेस्ड है, बच्चे को आप देख नहीं रहे। मीनिंगफुल लर्निंग तब होगी जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चे के इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड का ध्यान रखेंगे कि वो किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। सिर्फ एक्सपर्ट व्यू पे नहीं कि किसी रिश्तेदार ने कह दिया जो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, कह रहे आपका बच्चा तो इससे ना हो पाएगा, इसका इंटरेस्ट नहीं, ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में, तो आप कह रहे तुम तो नाकारा हो। अरे भाई पढ़ाई में नहीं है, किसी और चीज में होगा, देखो जाके, है ना। तो एक्सपर्ट व्यू से जीवन नहीं चलेगा, ये भी गड़बड़। पर्सनल फिलॉसफी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द लर्नर, विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से क्या होगा, अगर हम इसको ध्यान में रखेंगे तो अर्थपूर्ण सीखना होगा, अर्थपूर्ण अधिगम होगा, उसका मीनिंग होगा जो भी वो सीखेगा फिर। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर, जिसमें बच्चा एक्टिव भी है। ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे, आंसर मार्क करके नहीं, आंसर क्वेश्चन के नीचे दे देंगे आज से, ठीक है जी। टेलीग्राम पे लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आपने कितने ठीक किए आज? अगर 25 के आसपास भी आप लेके आ रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी एकदम बढ़िया है, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये आसान है, क्वेश्चन आसान है, एकदम ठीक लेवल क्वेश्चन है। ये सेट है आपका, शायद 20 दिसंबर का सेट है पेपर 2 का। तो अगर जिन्होंने पेपर 1 वाले हैं और पेपर 2 का भी सेट सॉल्व कर लिया है, मतलब सिलेबस सेम है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, पेपर 2 वालों के लिए तो और अच्छा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है सच। और आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने ठीक किए, और 1-2 सेट जरूरी है कि प्रीवियस ईयर के भी इंक्लूड किए जाएं, क्योंकि सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन कराने से काम नहीं चलेगा, है ना। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इसमें कवर हो जाते हैं। तो आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए, और हम 9 बजे मिलेंगे 6 तारीख को सैटरडे को, मैराथन CDP का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैराथन में वो करेंगे, है ना। 6 जनवरी, नए साल की सभी को बधाइयां। नए साल में हम पहली बार मिल रहे हैं आज, है ना, 6 जनवरी को। अभी रोज है क्लास, ऐसा नहीं है कल नहीं है, कल 4 है, परसों 5 है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और OMR शीट पे जरूर प्रैक्टिस करके जाएं 2-4 सेट। कमेंट्स में बता दीजिएगा कितने आपने स्कोर किए, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। स्कोर से भी ज्यादा फोकस इस समय ये रहना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं, है ना। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना जरूरी है इस समय पे। 17, 28, 27 सोनम के, कुमारी नेहा 28, ठीक है। ऐप पर मॉक टेस्ट कहाँ लगा सकते हैं, ऑप्शन है उसमें। मैंने 13 से स्टार्ट किया था, तो 17 में से 17 सही हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कल मिलते हैं 9 बजे शाम को, टेक केयर, रात को मतलब।